साथ इस सीरीज के ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मॉडर्न सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसका मौसम काफी ज्यादा सुहाना दिखाई दे रहा था। असल में सभी टीवी न्यूज में बताया गया था कि आज के दिन चांद जमीन के सबसे ज्यादा करीब आने वाला है। इसलिए एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी 10 साल थी, वो अपनी छत पे चांद को देखने के लिए आया हुआ था। जहाँ वो छोटा बच्चा चांद को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए अपने साथ टेलीस्कोप भी ले आया था। लेकिन जब वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके चांद को देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे चांद की बजाय ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा जाइंट एंजल दिखाई देता है, जिसके पूरे 6 विंग्स थे। और जैसे वो एंजल वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर उस छोटे से बच्चे की तरफ देखता है तो उस एंजल की आंखें वहाँ पे गोल्डन लाइट से ग्लो कर रही थी। और क्योंकि वो छोटा बच्चा भी सीधे सीधे वहाँ पे उस एंजल की आंखों में देख रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उस बच्चे को वहाँ पे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। और सेम उसी एंजल की तरह उसकी आंखें भी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी में ग्लो करने लगी थी। और इस सब में बेचारे उस छोटे बच्चे को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। लेकिन इसी के साथ हमारा ये सीन कट हो जाता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही छोटा बच्चा जिसका नाम लिन कियो था, अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और उस एंजल वाले हादसे के बाद लिन कियो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध ली थी। खैर लिन कियो आज अपने घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था और अपना सारा सामान लेने के बाद वो एक सिग्नल पे रुका हुआ था, जहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी कि ये लड़का इस तरह से अपनी आंखों पे पट्टी बांधे क्यों चल रहा है, और अगर ये अंधा है तो ये यहाँ पे अकेले रोड को कैसे क्रॉस करेगा। लेकिन उन सभी के बीच में एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी, जो कि वहाँ पे लिन कियो से कहती है, बिग ब्रदर अगर आप चाहें तो मैं रोड क्रॉस करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उस छोटी सी बच्ची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन कियो को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार आता है, इसलिए वो नीचे बैठकर वहाँ पे छोटी सी बच्ची का सर सहलाते हुए उससे कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर उल्टा लिन कियो वहाँ पे उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पे रोड क्रॉस करवाने लगा था। और लिन कियो वहाँ पे इतने अच्छी तरीके से रोड को क्रॉस कर रहा था कि अगर उसने वहाँ पे अपनी आंखों पे काली पट्टी ना बांधी होती तो उसे देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अंधा है। वही लिन कियो को वहाँ पे इस तरह से रोड क्रॉस करते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन अब उन सभी लोगों को तो वहाँ पे शक भी होने लगा था कि क्या ये लड़का वाकई अंधा है या बस अंधा होने का नाटक कर रहा है। पर लिन कियो वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ जब वो अपने घर के पास वाली मार्केट से गुजर रहा था तो वहाँ पे खड़ी हुई 2 लड़कियों में से एक की नजर लिन कियो के ऊपर पड़ती है। और वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे लिन कियो के बारे में ही बातें करने लगी थी। और शॉपकीपर भी वहाँ पे उन लड़कियों को लिन कियो के बारे में बताते हुए कहता है कि ये लड़का जब 10 साल का था इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और उसी हादसे में इसकी दोनों आंखें चली गई। और इसी तरह लिन कियो वहाँ पे जहाँ जहाँ से गुजर रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग उसी के बारे में ही बातें करने लगे थे। असल में लिन कियो के साथ जब वो एंजल वाला हादसा हुआ था तो उसने वहाँ पे सभी को बता दिया था कि उसने ऊपर आसमान में क्या देखा था, लेकिन बोला एक छोटे से बच्चे की बातों के ऊपर कौन यकीन कर सकता था। इसलिए सभी लोगों ने ये समझ लिया था कि छत से गिरने की वजह से लिन कियो के सर में कोई चोट लग गई है, इसीलिए वो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। लेकिन जहाँ कुछ लोग लिन कियो को पागल समझते हुए उसके खिलाफ बातें कर रहे थे तो वहीं हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को उसके साथ हमदर्दी भी थी, क्योंकि एक तो लिन कियो के पेरेंट्स नहीं थे और उसी के साथ साथ उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपनी दोनों आंखों को भी खो दिया था। इसलिए उन सभी के दिल में लिन कियो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और क्योंकि लिन कियो के पेरेंट्स मर चुके थे तो इसलिए वो अपनी आंटी के साथ रहता था और वही उसकी देखभाल किया करती थी। खैर इसी तरह वहाँ पे उन सभी की अलग अलग बातों को सुनते हुए लिन कियो अपने घर पहुंच चुका था, क्योंकि ये सब अब उसके लिए रोज का हो गया था। सभी लोग उसे देखकर जज करते हुए कोई न कोई टिप्पणी दे ही देते थे। और क्योंकि पिछले इतने सालों से उसके साथ यही सब चलते हुए आ रहा था तो इसलिए अब लिन कियो को भी इस सब की आदत हो चुकी थी। वहीं जब लिन कियो इतना ज्यादा सामान लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंटों से वहाँ पे डांट लगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने पैसों से इतना ज्यादा सामान लाने की क्या जरूरत थी, वो पैसे तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई के लिए हैं, ना कि इन जैसी चीजों के ऊपर उड़ाने के लिए। अब लिन कियो की आंटी की सारी बातें सुनकर हमें यहाँ पे इतना तो पता चल गया था कि लिन कियो की आंटी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसी बीच वहाँ पे लिन कियो का भाई भी आ जाता है, जो कि अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लिन कियो का भाई अपने साथ एक काला चश्मा भी लेकर आता है। असल में वो चाहता था कि उसका भाई काली पट्टी के बजाय इस काले चश्मे को अपनी आंखों पे लगाकर घूमा करे। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी लिन कियो की आंट वहाँ पे दोबारा लिन कियो के पास आते हुए उसे वहाँ पे बताती है कि डॉक्टर तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। और हाँ, डॉक्टर तुमसे जो जो भी सवाल पूछे उन सभी सवालों को सही सही जवाब देना, ताकि तुम्हें स्कूल एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपनी आंट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन कियो भी वहाँ पे सीधा उसी डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ जब लिन कियो पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक नए डॉक्टर के साथ होती है और उस नए डॉक्टर से पता चलता है कि उस पहले वाले डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए अब से वही लिन कियो के केस को देखने वाला था। वो डॉक्टर वहाँ पे लिन कियो से पहला सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे, क्या तुम अपनी आंखों से देख सकते हो? जिसमें लिन कियो डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपनी आंखों से देख पाता हूँ। लिन कियो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन कियो से कहता है, अब मैं तुमसे कुछ और भी सवाल पूछने वाला हूँ। अगर तुमने मेरे सारे सवालों को सही सही जवाब दे दिया तो तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाओगे। और ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ पे लिन कियो से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें अभी तक भी वो अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, जैसा कि वो एंजल वगैरह? जिसमें लिन कियो साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, जो कि बिल्कुल झूठ था। खैर उसके बाद वो डॉक्टर
डॉक्टर वहाँ पे दूसरा सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हें अभी तक भी वो अजीब से सपने आते हैं जिनकी वजह से बचपन में तुम्हारे सर में दर्द हुआ करता था? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे सोच में पड़ जाता है और उसे वहाँ पे याद आता है कि कैसे आज से 100 साल पहले इस दुनिया में तबाही आई थी और उस तबाही ने उनकी इस प्यारी सी दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। लेकिन जहाँ उस तबाही की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, तो वही दूसरी तरफ उनकी कंट्री के ऊपर उस तबाही का कोई भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो तबाही उनके बॉर्डर के पास ही आके रुक गई थी। और इस तरह पूरी दुनिया में उनकी एकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने उसे 3 ज्यादा खतरनाक तबाही में भी सर्वाइव कर लिया था। लेकिन दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आने के बावजूद भी किसी ने इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो भी इसके बारे में सवाल उठाया करता था वो पर्सन बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो जाया करता था। और आज तक लिन क्यू के दिमाग में बस यही सवाल चलते हुए आ रहा है कि उस तबाही में आखिर सिर्फ हमारी कंट्री क्यों बची थी। पर क्योंकि इस मैटर के ऊपर और किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था, तो इसलिए अब लिन क्यू ने भी इस मैटर के बारे में सोचना छोड़ दिया था। और यही सब सोचते सोचते लिन क्यू को वही सीन याद आता है जब उसने अपनी छत पे उस एंजल को देखा था। लेकिन उस एंजल को देखने के बाद जब उसने लोगों को इस बारे में बताया था, तो सभी लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया था। और ऊपर से लिन क्यू के डॉक्टर ने उसके इल्यूजन को खत्म करने के लिए उसे वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाना भी शुरू कर दी थी और उसी के साथ मुझे पागल करार देते हुए मुझे असाइलम में भेज दिया। और अगले 5 सालों तक वहीं पे मेरा इलाज होता रहा। और इन 5 सालों में मैंने बस वहाँ पे इतना ही सीखा कि अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे भी बाकी सभी लोगों की तरह झूठ बोलना सीखना होगा। और बीते इन 5 सालों में मैंने भी झूठ बोलना अच्छी तरह से सीख लिया था। और यही सब याद करके लिन क्यू वहाँ पे डॉक्टर को जवाब देते हुए बताता है, नहीं, मुझे तो अब ऐसे कोई भी सपने नहीं आते और न ही मेरे सर में दर्द होता है। असल में मैं जब 10 साल का था तब छत से गिरने की वजह से मेरे सर में चोट लगी थी, इसलिए मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। पर अब क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ तो मुझे अब वैसे कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे अपना अगला सवाल करते हुए उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी इस दुनिया में गोड्स मौजूद है? जिस पे लिन क्यू वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, हमारी इस दुनिया में कोई भी गोड मौजूद नहीं है और वो सब तो बस मेरे दिमाग के इल्यूजन थे, जिसकी वजह से तब मैंने गोड्स के होने का दावा किया था। लिन क्यू के सारे जवाबों को सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पे लिन क्यू से अपना अगला सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारी इस दुनिया में कोई मिथिकल बीस्ट मौजूद है? जिस पे लिन क्यू वहाँ पे एक बार फिर से साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई भी चीज हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ना ही मैंने आज तक कभी किसी ऐसे मॉन्स्टर्स को रियल लाइफ में देखा है। लेकिन लिन क्यू अभी वहाँ पे डॉक्टर को ये सब बता ही रहा था कि तभी वहीं दूसरी तरफ हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर एक वर्कर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खाने की कोशिश कर रहा था। और बेचारा वो वर्कर वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे उसके काफी करीब आ चुका था, लेकिन वो वहाँ पे उस वर्कर को कहा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक शॉट से अटैक होता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे एक अटैक में उस मॉन्स्टर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। असल में ये अटैक वहाँ पे एक लड़की ने किया था, लेकिन वो लड़की तो वहाँ पे भी नहीं रुकती। उसने अचानक ही वहाँ पे अपने स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी। और अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि उस लड़की ने वहाँ पे एक ही झटके में 6 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार गिराया था। और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि मैंने इस टनल को क्लियर कर दिया है। जिस पे उसके टीममेट जो के 2 लड़के थे वो वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोग टनल के वेस्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी सारा कचरा मौजूद है, पर तुम फिक्र मत करो, हम लोग अकेले इस कचरे को साफ कर देंगे। और ये कहकर उस पर्सन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से एक सिगरेट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे चला लिया था, जो देखकर उसका साथी भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी अपनी सोड लेकर वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को सफाया करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जहाँ उनके रास्ते में जो कोई भी मॉन्स्टर आ रहा था वो दोनों अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे मारे जा रहे थे। इसी तरह उनके कुछ और भी साथी थे जो कि वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। इवन उनमें से एक बंदे के पास तो रॉकेट लॉन्चर भी था, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से उसने वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि टनल के साउथ की तरफ हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और ऊपर से मेरा साथी भी कहीं चला गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे मदद की जरूरत है। उस लड़की का साथी जिसका नाम राउजैन था, असल में उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। लेकिन वो सभी मॉन्स्टर्स उससे बचते हुए एक मॉल के अंदर घुस जाते हैं और वो जल्दी से सभी मॉन्स्टर्स ऊपर चढ़ते हुए उस मॉल की छत पे आ गए थे, जहाँ ऊपर तक जाने वाली सीढ़ी को देखकर ही बेचारे राउजैन की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कों ने मिलकर वहाँ पे वेस्ट टनल को पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। और क्योंकि ये कांड उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स के सामने ही किया था, तो हम देखते हैं कि वो सभी वर्कर्स वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, जो देखकर उनमें से एक लड़के ने वहाँ पे अपनी एक मिस्टीरियस बेल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे बजाते हुए उन सभी के दिमाग से अभी अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उन मेमोरीज को वहाँ पे इरेज कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो सभी वर्कर्स वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम राउजैन को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए सीरियल चल रहा था। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वही पहली वाली लड़की वहाँ पे आ पहुंचती है, जिसने वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वो वहाँ पे कुछ ही देर में उन सभी मॉन्स्टर्स का पूरी तरह से सफाया कर देती है, जो देखकर राउजैन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उस लड़की से कहता है कि एक आधा मॉन्स्टर तो मेरे लिए भी छोड़ देती। खैर उसके बाद सीन चेंज
जो होता है हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि लिन क्यू से सारे सवाल जवाब करने के बाद उसे वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से जा रहा था और लिन क्यू भी वहाँ पे स्माइल के साथ अपना हाथ हिलाते हुए डॉक्टर को बाय बोल रहा था। खैर उसके बाद हम सभी को रात के खाने की टेबल के ऊपर देखते हैं जहाँ लिन क्यू अपने भाई और अपनी आंट को बताता है कि मैंने डॉक्टर की टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए अब मैं दोबारा से स्कूल जा सकता हूँ। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पे खुशी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लिन क्यू की आंट को वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं स्कूल के बाकी बच्चे लिन क्यू को बुली ही ना करें। पर लिन क्यू वहाँ पे अपनी आंट को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप इस सब के बारे में फिक्र मत करें, मैं सबको संभाल लूंगा। लिन क्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उसकी आंट की भी सारी टेंशन वहाँ पे खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो सभी लोग लिन क्यू की नई लाइफ के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करने लगे थे। खैर सेलिब्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ रूम के अंदर आते लिन क्यू ने अपनी आंखों के ऊपर बांधी हुई पट्टी को भी हटा दिया था। वो वहाँ पे अपनी आंट और अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अभी तक भी कुछ सही से दिखाई नहीं देता, पर तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने उस डॉक्टर को झूठ बोला। और ये सब कहते कहते लिन क्यू को वहाँ पे वही सब याद आने लगा था जब पहली बार उसने छत के ऊपर उस एंजल को देखा था। और ये सब याद करके हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन क्यू के फेस के ऊपर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब है कि उसने भले ही डॉक्टर और बाकी सभी को झूठ बोल दिया था कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वो सारी यादें अभी तक भी उसके दिमाग में ताजा थी। और ये सब याद करके लिन क्यू वहाँ पे खुद से ही कहता है कि आखिर उस एंजल को मेरे साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसके चलते उसने मेरी आंखों को ही जला दिया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भले मुझे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं ये साफ साफ महसूस कर पाता हूँ कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। और सच कहूँ तो मेरी ये कमाल की एबिलिटी किसी सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है, पर अभी तक तो मैं ये भी नहीं समझ पाया कि उस एंजल ने मुझे वरदान दिया था ये श्राप। और वो डॉक्टर कितना ज्यादा अजीब था, वो कितने अजीब अजीब मुझसे सवाल पूछ रहा था, हालांकि वो सारे सवाल तो मेडिकल रिपोर्ट में थे ही नहीं। आखिर वो मेरी सपने वाली बात के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा था। और ये सब कहते कहते लिन क्यू को वहाँ पे अपने सपने के बारे में याद आने लगता है, जहाँ जब से उसके साथ वो एंजल वाला हादसा हुआ था तब से लेकर अब तक हर रोज वो रात को एक ही सपना देखा करता था, जिसमें वो हर रोज एक अजीब सी मिस्टीरियस बिल्डिंग के पास आता था जहाँ पे काफी सारे अजीबो गरीब मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे। और उस अजीब सी बिल्डिंग के ऊपर गॉड असाइलम लिखा हुआ होता है। और पिछले 5 सालों से लगातार मैं उस बिल्डिंग की डोर को नॉक कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उस बिल्डिंग का डोर ओपन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस रात मैंने जिस एंजल को देखा था वो इसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के अंदर ही रहता है, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं उस बिल्डिंग के दरवाजे को नहीं खोल पा रहा। और उसी मिस्टीरियस बिल्डिंग के बारे में सोचते सोचते लिन क्यू वहाँ पे सो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन क्यू पूरे 5 सालों बाद दोबारा अपने स्कूल में वापस आ जाता है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त उसे बुली करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। असल में ये सब लिन क्यू की आंटी ने किया था। उसने पहले लिन क्यू के सभी दोस्तों के साथ मिलते हुए उन्हें वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि वो सभी लोग लिन क्यू को बुली ना करे और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आए। और जब लिन क्यू को वहाँ पे ये सारी बात पता चलती है तो वो अपनी आंट को लेकर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। खैर स्कूल के पहले ही दिन टीचर उन लोगों को वहाँ पे उस तबाही वाले फोक के बारे में पढ़ाती है, जिसके बारे में सुनकर लिन क्यू ने वहाँ पे ठान ली थी कि वो इस तबाही वाली फोक के बारे में पता लगा के रहेगा। और इसी तरह देखते ही देखते उसका स्कूल वहाँ पे खत्म हो जाता है। और स्कूल के बाद उसके दोस्त उसे वहाँ पे उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे और लिन क्यू के एक दोस्त वहाँ पे उसे खुश करने के लिए अजीब अजीब बातें भी कर रहा था। इवन उसने लिन क्यू को खुश करने के लिए वहाँ पे ये भी बोल दिया था कि आज उसकी क्लास की 2 लड़कियां वहाँ पे उसके ऊपर लाइन मार रही थी। हालांकि लिन क्यू जानता था कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए स्माइल करने लगा था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उन सभी को वहाँ पे बहुत ही अजीब बदबू आने लगी थी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इस बदबू के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर ही बेचारे वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे घबरा गए थे। और तभी हम वहाँ पे लवजेन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठा वो मजे से कैंडी क्रश गेम खेल रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने कंट्रोल रूम की तरफ से खबर मिलती है कि कुछ मॉन्स्टर सिटी के साउथ की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें खत्म करना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को देखते ही उन सभी स्टूडेंट्स की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और लिन क्यू के सभी दोस्त भी वहाँ पे उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन उनके ग्रुप में जो लड़की थी वो तो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखकर ही इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिलजुल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि लिन क्यू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के अटैक को वहाँ पे रोक लिया था, जिसके साथ ही उस लड़की को भी दोबारा वहाँ पे होश आ जाता है और वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी थी। वही लिन क्यू भी वहाँ पे उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भाग ही रहा था कि तभी सामने से भी एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हाथों में एक इंसान का हाथ था और वो उसे वहाँ पे बड़े ही मजे ले लेकर खा रहा था। और अभी लिन क्यू वहाँ पे ये सब देख ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो पहले वाला मॉन्स्टर भी वहाँ पे उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच चुका था और इस तरह लिन क्यू वहाँ पे उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में घिर गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम राउज़ेन को देखते हैं जिसने अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करते हुए उस पूरे एरिया में जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था उसे वहाँ पे चारों तरफ से ट्रैप कर दिया था ताकि कोई भी मॉन्स्टर्स बचकर यहाँ से भाग ना सके। ये एक स्पिरिचुअल बैरियर था जिसके अंदर इंसान तो एंटर कर सकते थे, लेकिन मॉन्स्टर्स इसके आर पार नहीं जा सकते थे। और देखते ही देखते राउज़ेन के बाकी सभी साथी भी वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुंच चुके थे जहाँ वो सभी उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे थे। असल में इन लोगों की एक पूरी टीम थी जो कि इन सिटी के प्रोटेक्टर्स
मॉन्स्टर्स थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे लिन क्यू भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि पिछले 5 सालों से लगातार सभी लोग मुझे पागल कहते हुए आ रहे थे, और आज जब मैंने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहिए तो मॉन्स्टर्स उसे भी बिगाड़ना चाहते हो। नहीं, अब की बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर लिन क्यू अचानक वहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट बैक करने लगा था। और इसी बीच उस मॉन्स्टर के बार बार अटैक करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके आंखों के ऊपर लगी हुई पट्टी भी वहाँ पे हट चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन क्यू ने भी वहाँ पे अपनी स्टिक की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपनी स्टिक को वहाँ पे उसके आर पार घुसा दिया था। और ऐसा होते ही अचानक लिन क्यू को वहाँ पे उसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग का सीन दिखने लगा था। पर लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखकर उस मॉन्स्टर ने दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काट लिया था। जो देखकर तो लिन क्यू को वहाँ पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अपनी स्टिक को बाहर निकालकर दोबारा वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर घुसा दी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस दूसरे मॉन्स्टर की नजर भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर पड़ चुकी थी। और जब वो देखता है कि एक ह्यूमन उसके साथी मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है तो वो भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसने अचानक लिन क्यू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा दिया था। पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने वहाँ पे उस दूसरे मॉन्स्टर को भी पकड़ते हुए उसके ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी। और उसी के साथ वो दोबारा वहाँ पे गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के सामने चला गया था, जहाँ वो लगातार उस बड़े से गेट को नॉक करते हुए उसे वहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो वहाँ पे जितनी जोर से उस गेट को नॉक कर रहा था, रियल वर्ल्ड में वो इतनी जोर से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पीट रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और भी मॉन्स्टर्स आ चुके थे, जिन्होंने लिन क्यू को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर चारों तरफ से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने अंदर जगड़ना शुरू कर दिया था। जबकि लिन क्यू तो अभी तक भी वहाँ पे उसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के विजन में फंसा हुआ था और लिन क्यू वहाँ पे मर नहीं वाला था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उस मिस्टीरियस बिल्डिंग का गेट ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो गेट वहाँ पे ओपन होता है तो हम ऊपर आसमान में एक एंजल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे लिन क्यू की फाइट को बहुत ही गौर से देख रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डोर के ओपन होते ही लिन क्यू के अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंखों से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज गोल्डन लाइट भी निकलने लगी थी, जो कि सीधा वहाँ पे लिन क्यू की आंखों से निकलते हुए ऊपर आसमान में जा रही थी। इवन देखते ही देखते उस लाइट ने वहाँ पे राउजेन के लगाए हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं उस गोल्डन एनर्जी को महसूस करके वो सभी प्रोटेक्टर्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये तो यहाँ पे किसी नई फॉरबिडन टेक्निक का जन्म हो रहा है। असल में फॉरबिडन टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक आम इंसान गॉड स्लेयर बनता था। और आज लिन क्यू ने भी अपनी स्पेशल फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका मतलब था कि वो अब कोई आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि वो एक गॉड स्लेयर बन चुका था। वहीं उन सभी प्रोटेक्टर्स को वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो उस फॉरबिडन टेक्निक की पावर को देखकर हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक ना तो कई ऐसी खतरनाक टेक्निक देखी थी और ना ही कहीं इसके बारे में सुना था। लेकिन अभी वो सभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनका साथी जो कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था वो वहाँ पे उन सभी को बताता है कि ये कोई फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो किंग ऑफ एंजल की पावर्स है। अब ये सुनना था कि वहाँ पे उन सभी की होश ही उड़ चुके थे। उन सभी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग वाकई वहाँ पे अपनी आंखों से किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर को देख पा रहे हैं। और इसी बीच हमें वहाँ पे लिन क्यू के पीछे किंग ऑफ एंजल, जिसे माइकल के नाम से भी जाना जाता था, उसका रुद्र रूप दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रहा था। और ये वही एंजल था जो कि लिन क्यू को 5 साल पहले अपनी छत पे नजर आया था। 5 साल पहले किंग ऑफ एंजल ने लिन क्यू को अपना सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन उसकी रियल पावर्स आज जाके अवेकन हुई थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन बचे हुए मॉन्स्टर्स में से एक और मॉन्स्टर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब की बार लिन क्यू उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसने अपनी स्टिक के एक मामूली से अटैक से ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर दूसरा मॉन्स्टर भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन क्यू ने वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर भी अटैक करते हुए उसका खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था। असल में लिन क्यू ने अपनी स्टिक सीधा वहाँ पे उस मॉन्स्टर की आंख में घुसा दी थी और बेचारा वो मॉन्स्टर वहाँ पे कुछ समय पातों से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये खतरनाक नजारा देखकर सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर लिन क्यू भी अब उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि अब उसकी किंग ऑफ एंजल वाली पावर्स अवेकन जो हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करते जा रहा था। और इसी बीच राउसन भी वहाँ पे लिन क्यू की मदद करने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ भले ही राउसन के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सोर्स से उन मॉन्स्टर्स को ऐसे काटे जा रहा था जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके तो राउसन ने वहाँ पे उसकी गर्दन ही उड़ा दी थी, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का सर सीधे जाकर वहाँ पे लिन क्यू के सामने गिरा था। जो देखकर राउसन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से लिन क्यू से सवाल करते हुए पूछता है, बच्चे तुम्हें मेरा ये मूव कैसा लगा? कूल था ना? राउसन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ ये वाकई काफी ज्यादा कूल था। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राउसन वहाँ पे उसे ऑफर करते हुए कहते हैं तो क्या तुम भी मेरी तरह कूल बनना चाहोगे? पर लिन क्यू तो उसे वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर लिन क्यू चुपचाप वहाँ से चला गया था। और बेचारे राउसन का तो वहाँ पे पोपट ही हो गया था। उसने सोचा था कि वो वहाँ पे अपने कूल मूव्स को दिखाते हुए लिन क्यू को अपने साथ मिला लेगा, लेकिन लिन क्यू ने तो इस सब में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत ही रिलीजियस टाइप की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बड़ी
बड़ी गॉड की मूर्तियों के सामने झुकते हुए उनके सामने प्रे कर रहे थे। और इसी बीच उनका लीडर आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि किंग ऑफ एंजल का नया सक्सेसर जन्म ले चुका है, इसलिए जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और जितना जल्दी हो सके किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर को ढूंढकर जल्दी से मेरे पास ले आओ। अपने उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से काफी सारे लोग वहाँ पे लिन क्यू को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब ये लोग कौन है और ये लिन क्यू को क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। उसके बाद हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने कंटेनर में मॉन्स्टर्स को भरकर किसी जगह पे डिलीवरी करने जा रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि वापस अपने घर पहुंच चुका था, जहां उसका भाई उसके लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि आज आपके स्कूल का पहला दिन था और आप पहले दिन ही इतना ज्यादा लेट आए हो और ये आपकी स्टिक कहाँ चली गई। अपने भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि अब से मैं चलने के लिए उस स्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे अपने भाई की और कोई भी बात सुने बगैर ही सीधा वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ गया था, क्योंकि लिन क्यू नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके फटे हुए कपड़ों को देखे। लेकिन जैसे ही लिन क्यू अपने रूम के अंदर आता है तो वो वहाँ पे एक बफे से उसे गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था, पर आज उसे पहली बार वो बिल्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। और जब लिन क्यू वहाँ पे उस बिल्डिंग को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जगह तो उसकी मेंटल हॉस्पिटल की तरह दिखाई दे रही है, जहाँ उसने अपनी लाइफ के 5 साल गुजारे थे। इसलिए लिन क्यू वहाँ पे इस बिल्डिंग को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे 6 अलग अलग रूम थे और उनमें से हर एक रूम एक अलग गॉड को रिप्रेजेंट करता था। वही लिन क्यू एक एक करके उन सभी दरवाजों को वहाँ पे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले 5 कमरों में से किसी भी रूम का दरवाजा नहीं खोल पाता। इसलिए वो सीधे वहाँ से आगे बढ़ते हुए आखिरी वाले रूम के पास आ गया था, जिसके डोर के ऊपर मून का सिंबल बना हुआ था। और जैसे ही लिन क्यू वहाँ पे उस गेट को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उस डोर के ऊपर लिन क्यू का हाथ लगते ही वो रोशनी में वहाँ पे चमकने लगा था। और देखते ही देखते लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस रूम का डोर खोल लिया था, जहाँ जब वो गेट खोलकर अंदर आता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। लेकिन उसी के साथ साथ लिन क्यू की नजर वहाँ पे बैठी हुई एक लेडी के ऊपर पड़ती है, और जैसे ही वो लेडी वहाँ पे लिन क्यू को देखती है तो हम देखते हैं कि अचानक उस रूम के अंदर मौजूद सारा पानी वहाँ पे गायब हो गया था और अब वो कमरा वहाँ पे किसी पेशेंट रूम की तरह दिखाई देने लगा था। और जैसे ही लिन क्यू उस रूम के अंदर आने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है तो उसके पहले कदम के साथ ही हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर अजीब अजीब हेवनली सिंबल्स बनने लगे थे। और उसी के साथ वहाँ पे लिन क्यू के लिए एक मिशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लिन क्यू को पता चलता है कि इस लड़की का नाम निक्स है। और उस मिशन के मुताबिक अगर लिन क्यू यहाँ पे से ठीक कर देता है तो निक्स की सारी पावरफुल एबिलिटीज लिन क्यू के अंदर आ जाएंगी। वहीं निक्स का नाम सुनकर लिन क्यू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लिन क्यू ने ये नाम पहले ही मैथोलॉजी बुक्स के अंदर पढ़ रखा था। असल में ये 5 ग्रेट गॉड्स में से एक थी, जिसे दी मदर ऑफ गॉडेस के नाम से भी जाना जाता था और इसके अंदर मून की पावर्स थी। पर लिन क्यू को वहाँ पे ये सब एक इल्यूजन की तरह लग रहा था, इसलिए वो उसके कान में जाकर उसे हेलो कहता है, जिसपे निक्स भी रिस्पॉन्स करते हुए वहाँ से पीछे हट जाती है। लेकिन वो जल्दी से अपनी जगह पे उठते हुए कहती है, मेरे बच्चे तो फाइनली तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। और ये कहकर उसने हवा में ही किसी को हक कर लिया था। और ये सब देखकर लिन क्यू को तो वहाँ पे झटके लग रहे थे और अपने बच्चे के रूप में उस लेडी ने जिस चीज को हक किया हुआ था वो उसके साथ पूरे रूम में वहाँ पे खेलने लगी थी, जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे अपने मन में कहता है कि इस गॉडेस की मेंटल हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे ठीक कर पाना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद सही चेंज होता है, हम राउजन और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पे राउजन के सभी साथी उससे वहाँ पे किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि राउजन ने उस बच्चे को देखा था और उसके साथ बात की थी और बाकी सभी ने तो बस दूर से उसकी पावर्स को ही देखा था। अपने साथियों की ये बात सुनकर राउजन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, मेरी किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर के साथ बात हुई थी और उसे मैंने अपने साथ आने की भी ऑफर दी थी, पर वो तो बहुत ही एटीट्यूड के साथ मेरी ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से चला गया था। पर फिक्र मत करो, मुझे पता चल गया है कि वो बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, इसलिए मैं कल ही उससे मिलने के लिए उसके स्कूल जाऊंगा। उसके बाद हमें अगले दिन कई सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राउजन लिन क्यू से ही मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी राउजन के पास एक रोता हुआ बच्चा आता है और जब राउजन वहाँ पे उस बच्चे को संभाल रहा था तो उसी समय लिन क्यू वहाँ से चला गया था। और उसके बाद लिन क्यू सीधा वहाँ पे एक डॉक्टर के पास आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही लिन क्यू उस डॉक्टर को बताता है कि मेरी एक दोस्त बीमार है। और ये कहकर लिन क्यू उस डॉक्टर को वहाँ पे गॉडेस की सारी हरकतों के बारे में बताने लगा था, ताकि वो इस डॉक्टर की मदद से उस गॉडेस का इलाज कर सके। खैर, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर ने भी उसे वहाँ पे उसके बारे में दवाई लिख के दे दी थी, जिसके बाद लिन क्यू सीधा वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आ गया था। असल में वो मदर ऑफ गॉडेस के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राउजन बेचारा तो वहाँ पे इंतजार करते करते पक चुका था, इसलिए उसने लिन क्यू को ढूंढने के लिए उसकी एक बेकार ड्राइंग भी बना ली थी, जिसकी मदद से वो हर आने जाने वाले स्टूडेंट से लिन क्यू के बारे में पूछ रहा था। लेकिन वो ड्राइंग इतनी ज्यादा बेकार थी कि कोई भी उसे वहाँ पे नहीं पहचान पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे अब गॉडेस के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था और डॉक्टर के मुताबिक गॉडेस ने जरूर पास्ट में ऐसा कुछ देखा था, जिसका असर सीधा उसके दिमाग पे हुआ था और उसी हादसे की वजह से ही गॉडेस की ऐसी हालत हो गई थी। और इलाज के तौर पर डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर तुम उस हादसे के बारे में पता करके उसे ठीक कर देते हो तो हो सकता है कि शायद तुम्हारी दोस्त भी ठीक हो जाए। और उसी के साथ साथ लिन क्यू ने डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को भी खरीद लिया था। उसके बाद लिन क्यू डॉक्टर की ड्रेस में सीधा गॉडेस को दवाई देने के लिए चला जाता है, जहाँ गॉडेस ने चुपचाप वो दवाई ले ली थी। और जैसे ही उसके ऊपर दवाई का असर होता है तो वो वहाँ पे रोते हुए अपने बच्चे से कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा। पर ये कहते कहते अचानक ही गॉडेस को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि पूरे 3000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो वापस क्यों नहीं
नहीं आया। और ये कहकर गोडेस बेचारी वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी, जो कि लिन क्यू उसे देखा नहीं जाता। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर गोडेस को हक करते हुए कहता है कि देखो माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अब लिन क्यू की ये बात सुनकर तो पहले गोडेस उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसने वहाँ पे लिन क्यू को हक कर लिया था। और जैसे ही गोडेस के आंसू वहाँ पे लिन क्यू के कंधे के ऊपर गिरते हैं तो उसे वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन क्यू को बताती है कि गोडेस अब 3% तक ठीक हो चुकी है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर उनकी कुछ पावर्स भी मिलती है। लेकिन लिन क्यू ये पावर्स पाकर भी वहाँ पे ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि असल में तो उसने ये सब रिवॉर्ड के लिए किया ही नहीं था। वो तो सच में गोडेस को ठीक करना चाहता था। लेकिन अभी लिन क्यू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक व्हील चक्र ओपन होता है, जिसके अंदर गोडेस की सारी डिवाइन टेक्निक्स मौजूद थी। और उनमें से एक लाइटिंग स्पीड वाली टेक्निक रैंडमली वहाँ पे लिन क्यू के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से लिन क्यू अब बहुत ही तेजी से भाग सकता था। लेकिन इस पावर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि लिन क्यू इस पावर को सिर्फ रात के समय ही इस्तेमाल कर सकता था। वहीं हम लिन क्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे इधर से उधर जंप करते हुए बहुत ही तेजी से भागते हुए अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक कर रहा था। और अपनी मिली हुई नई पावर्स को देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपनी मिली हुई इन नई पावर्स का इस्तेमाल करके वो बहुत ही इजीली उन मोस्टर्स का शिकार कर सकता था। तभी लिन क्यू को वहाँ पे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे लिन क्यू को बता रही थी कि अब से तुम परिंदों और जानवरों के साथ भी बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बाकी पावर्स की तरह ये पावर भी सिर्फ रात के ही समय काम करेगी। लेकिन लिन क्यू को इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था। वो तो बस वहाँ पे अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक करके काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा था। वो तभी लिन क्यू को वहाँ पे बाकी 5 दरवाजों के बारे में भी याद आता है, और वो खुद से ही कहते हैं कि जरूर उन 5 दरवाजों के पीछे भी कोई पेशेंट मौजूद होगा। अगर मैं उन सभी को भी ठीक कर दूं तो मेरे अंदर उन सभी की एबिलिटीज भी आ जाएगी। पर अभी लिन क्यू वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बैट आता है, जो कि वहाँ पे इशारे से लिन क्यू को अपने पीछे आने के लिए कह रहा था। और लिन क्यू भी वहाँ पे उस बैट का पीछा करते हुए उसी ट्रक के पास आ गया था, जिसके अंदर वो मोस्टर्स भरे हुए थे। अभी के लिए वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे हल्का होने के लिए गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर लिन क्यू वहाँ पे उस कंटेनर को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन लिन क्यू वहाँ पे ऐसा कर पाया तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे वापस आ चुका था। वो ट्रक ड्राइवर लिन क्यू को वहाँ पे गार्डियन ऑफ नाइट समझ रहा था, लेकिन वो लिन क्यू से इस बारे में कोई भी सवाल पूछ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर्स वहाँ पे खुद ही उस कंटेनर का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ चुके थे। जहाँ जैसे ही उनमें से एक मोस्टर लिन क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिन क्यू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोड सीधा वहाँ पे उसके आर पार घुसा दी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिन क्यू ने उस मरे हुए मोस्टर को ही वहाँ पे उसके ऊपर फेंक दिया था। और उसके बाद लिन क्यू ने वहाँ पे एक एक करके उन सभी मोस्टर्स को खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते लिन क्यू ने वहाँ पे गॉडेस ऑफ मदर की पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से तो लिन क्यू अब वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से उन सभी मोस्टर्स को मारता जा रहा था। लेकिन उन मोस्टर की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि उन सभी मोस्टर्स ने वहाँ पे लिन क्यू को चारों तरफ से घेर लिया था। पर वो सभी मिलकर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी किंग ऑफ एंजल वाली पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसने वहाँ पे एक ही झटके में उन सभी मोस्टर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन लिन क्यू वहाँ पे चैन की सांस ले पाता उससे पहले उसकी नजर दोबारा वहाँ पे अपने सामने जाती है, जहाँ पे मोस्टर्स का एक और ग्रुप भागते हुए वहाँ पे उसी की तरफ ही आ रहा था। और लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखकर उस ड्राइवर ने वहाँ पे एक बहुत बड़े कंटेनर से लिन क्यू के ऊपर हमला कर दिया था। पर जैसे ही वो बड़ा सा कंटेनर वहाँ पे लिन क्यू के साथ टकराता है तो उल्टा वो कंटेनर ही वहाँ पे टेढ़ा हो गया था। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि अब लिन क्यू को वहाँ पे उस ड्राइवर के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए लिन क्यू वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस ड्राइवर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस ड्राइवर के पास भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन था, जिसके इस्तेमाल करते हुए उसने लिन क्यू के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो रोड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि लिन क्यू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस रोड के सभी टुकड़ों को वहाँ पे कलेक्ट करने लगा था। और उन टुकड़ों को इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे उन सभी मोस्टर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो बेचारे उस ड्राइवर की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी, इसलिए अब वो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन बेचारा वो ड्राइवर लिन क्यू की स्पीड का मुकाबला कहाँ कर सकता था, इसलिए लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस ड्राइवर को वहाँ पे कुछ पंचेस मार दिए थे। और लिन क्यू के 3 पंचेस में ही वो ड्राइवर वहाँ पे नॉकआउट हो गया था। और ये सब करने के बाद जब लिन क्यू वहाँ पे अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। और तभी लिन क्यू को वहाँ पे एहसास होता है कि पुलिस की गाड़ी बहुत ही तेजी से उसी तरफ आ रही है, इसलिए लिन क्यू वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गया था, क्योंकि अभी के लिए लिन क्यू वहाँ पे किसी की नजर में भी नहीं आना चाहता था। पर अभी लिन क्यू वहाँ पे ये सब सोचते हुए वापस जा ही रहा था कि तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा वहाँ पे नीचे गिरने लगा था। पर उसी बिल्डिंग के नीचे राउजन खड़ा हुआ था, जिसने अचानक लिन क्यू को नीचे गिरते हुए देखकर वहाँ पे उसे पकड़ लिया था। और ये बेचारे राउजन के लिए भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरानगी की बात थी। जिस लड़के को वो कल से ढूंढ रहा था वो लड़का खुद ही उसके सामने आ गया और ये कहकर वो लिन क्यू को अपने कंधे पे टांगे हुए उसे वहाँ पे अपने साथ ले जाने लगा था। और उसके बाद वो लिन क्यू को लेकर सीधा एक क्लब वाले होटल के अंदर आ गया था। उसने वहाँ पे पहले से एक रूम बुक कर रखा था, इसलिए वो सीधा वहाँ पे
अपने उसी रूम के अंदर ही चला जाता है और रूम में आते साथ ही राउजन वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर सवालों की बरसात करते हुए उससे पूछता है, तुम माइकल को कैसे जानते हो और उसके साथ तुम्हारी पहली बार मुलाकात कब हुई थी और तुम उसके सक्सेसर कैसे बन गए और अगर तुम वाकई उसके सक्सेसर हो तो उसने तुम्हें अपनी कौन कौन सी पावर्स दी है। लेकिन राउजन के ये सारे सवाल सुनने के बाद उल्टा लिन क्यू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो हमारी इस दुनिया में गॉड मौजूद है। अब ये सुनते ही राउजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल, हमारी इस दुनिया में गॉड मौजूद है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1920 में हुई थी, जब पूरी दुनिया में वो ब्लैक फॉग फैल गई थी, जिसने देखते ही देखते हमारी इस कंट्री को छोड़कर इस दुनिया में बाकी सब कुछ तबाह कर दिया। और उसी समय हमें कुछ अजीब से मिथिकल बीस्ट देखने को मिले थे, जिनमें से एक मुसिक फिंग्स वाला किंग ऑफ एंजल भी मौजूद है। किंग ऑफ एंजल ने अपनी सोर्स से एक बहुत ही बड़े वोल्केनिक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था और ये सब उसने एक दूसरे गॉड को आजाद करवाने के लिए किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूसीफर था, जिसे हम लोग फॉलन ऑफ एंजल के नाम से भी जानते हैं। राउजन की सारी बातें लिन क्यू भी वहाँ पे काफी गौर से सुन रहा था, क्योंकि उसे इन सारी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तभी राउजन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो सारे गॉड्स जिनके बारे में हमने मैथोलॉजी बुक्स के अंदर पढ़ा है, उनमें से आधे से ज्यादा गॉड्स तुम्हें हमारी इस दुनिया में ही मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 100 सालों में हम 100 से भी ज्यादा गॉड्स को देख चुके हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में हम लोग अपनी कंट्री के डाशिया गॉड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें उसके कोई भी नामो निशान नहीं मिला और हो सकता है यही हमारे डाशिया रीजन के बचने की एक वजह भी हो। लेकिन अब बहुत जल्द एक गॉड हमारे डाशिया गॉड के साथ फाइट करने वाला है और ये जंग कोई आम जंग नहीं होने वाली। इस जंग में और भी काफी सारे गॉड्स होंगे, कुछ गॉड्स जो कि हमारी साइड पे होंगे और बाकी गॉड्स हमारे खिलाफ होंगे। और अगर हमारे डाशिया गॉड ये जंग हार जाते हैं तो उसके अंजाम में हमारी ये कंट्री भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जैसे कि बाकी दुनिया खत्म हुई थी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि राउजन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, पर तभी लिन क्यू वहाँ पे राउजन के करीब जाकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, कहीं आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? आखिर आपने अपने दिमाग में क्या क्या पका रखा है? अब लिन क्यू की ये बात सुनकर तो बेचारे राउजन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे तो लगा था कि लिन क्यू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा, पर लिन क्यू ने तो उल्टा वहाँ पे उसका ही मजाक बना दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसे राउजन की टीम ने वहाँ पे अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी गार्डियन ऑफ नाइट्स वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई एक छोटे से बच्चे ने अकेले यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया। और उनमें से विन नाम का गार्डियन अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि माइकल एंजल के सक्सेसर ने अकेले यहाँ पे सभी को मार दिया और वो ट्रक ड्राइवर जो कि यहाँ पे पकड़ा गया है वो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लिए ही काम करता था और ये आज उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। पर इसकी किस्मत खराब थी कि रास्ते में ही इसका सामना माइकल एंजल के सक्सेसर के साथ हो गया। चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का नाम सुनकर हम देखते हैं कि उनका लीडर जिसका नाम लाओ शाओ था वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है पता नहीं अब इस चर्च के लोग आगे क्या क्या करेंगे, जिसपे वैन अपने बॉस को तसल्ली देते हुए कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम माइकल एंजल के सक्सेसर को भी बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे राउजन से कह रहा था कि मुझे बता भी दो कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, जिसपे राउजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है बच्चे शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगे, लेकिन यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा। उस भाई की बात से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कुछ खास बच्चों के अंदर सुपरनेचुरल तुम ज़ेन रियलम में हो। राउजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे उन्हीं 6 रूम्स के बारे में याद आने लगा था। वहीं रेंजो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन्हें हम फॉरबिडन टेक्निक्स कहते हैं असल में वो फॉरबिडन रूइंस होते हैं और आज तक हमने सभी बच्चों के अंदर से फॉरबिडन रूइंस ही देखे थे। तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिसके अंदर फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन की पावर है और जिनके पास फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन की पावर होती है, ऐसे लोगों को डिवाइन गॉड्स का सक्सेसर भी माना जाता है। राउजन की सारी बातें सुनकर हम लिन क्यू के मना करने का दुख तो काफी ज्यादा था, पर अब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लिन क्यू ने भी अपना पूरा ध्यान गॉडेस ऑफ नाइट को ही ठीक करने के ऊपर लगा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे गॉडेस की हालत भी ठीक होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राउजन और उसकी टीम एक कोस्टमैन नाम के बंदे को ढूंढ रही थी और उसी के साथ साथ राउजन की टीम उसे फोर्स करते हुए ये भी कह रही थी कि अगर वो लड़का अपनी मर्जी से नहीं मान रहा तो उसे जबरदस्ती हमारे पास ले आओ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के एक बंदे को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की बनी हुई एक जेल के सामने खड़ा हुआ था। वो अचानक ही अपने पास एक मीट के टुकड़े को बाहर निकालते हुए उनमें से एक मॉन्स्टर को खिला देता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पे उस मीट के टुकड़े को खाता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वो मॉन्स्टर बाकी सभी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो देखकर बाकी सभी मॉन्स्टर उससे अपना राजा मानते हुए डर के मारे उसके सामने झुकने लगे थे। पर उस मास्क वाले इंसान ने वहाँ पे अपने पास से और भी ज्यादा मीट को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे बाकी सभी मॉन्स्टर्स को भी खिलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग अपनी एक नई मॉन्स्टर्स की आर्मी को तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से अब नाइट ऑफ गार्डियंस की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि राउजन भी उसके घर में आया हुआ था और वो उसकी आंट के साथ मिलकर वहाँ पे कुकिंग भी कर रहा था, जो देखकर लिन क्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से राउजन को लेकर सीधा अपने रूम के अंदर आ गया था और वो गुस्से से उसे वहाँ पे दीवार के साथ पटकते हुए कहता है आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। जिसपे राउजन एक ट्रैकर निकालकर उसे वहाँ पे थमाते हुए कहता है कि इसकी मदद से ये ट्रैकर मैंने तुम्हारे बैग के ऊपर चिपका दिया था। और तभी राउजन वहाँ पे अपने पास एक नोटों की गड्डी निकालकर उसे वहाँ पे लिन क्यू को देते हुए कहता है या तो ये पैसे लेकर हमें ज्वाइन कर लो वरना मैं तुम्हें यही के यही खत्म कर दूंगा। राउजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे लिन क्यू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने ये
कभी नहीं सोचा था कि राउजन उसके साथ इस तरह से भी बात कर सकता है। पर अभी बेचारा लिन क्यू वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी राउजन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल में मेरे यहाँ पे आने के पीछे की वजह कुछ हो, तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम इस सबसे दूर ही रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी मुझे बिल्कुल अपनी तरह की ही लगती है। मैंने भी तुम्हारी तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर एक सोल्जर बनूं और दूसरे लोगों की मदद करूं। अपनी माँ की इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैं एक सोल्जर बन भी गया था। मैंने सोचा था कि मैं सोल्जर बनकर अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे सोल्जर बनते ही नाइट ऑफ गार्डियंस की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और उसके बाद मैं अपनी माँ से दोबारा मिल ही नहीं पाया। लेकिन तुमने हमारी टीम को ज्वाइन ना करके बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। सभी को अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो। तुम बस हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाकी इस दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर सौंप दो। मैं हमारी इस प्यारी सी दुनिया को बचाने के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। और ये कहकर राउजन वो नोटों की गड्डी वहीं पे छोड़कर चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। पर लिन क्यू तो वहाँ पे राउजन के पैसे उसे वहाँ पे वापस लौटाना चाहता था और इस तरह राउजन लिन क्यू की फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद लिन क्यू के घर के बाहर आ गया था और लिन क्यू को अलविदा कहने के बाद वो वहाँ पे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाइट ऑफ गार्डियंस को खबर मिलती है कि मॉन्स्टर का एक ग्रुप शहर में घुस आया है और उन्होंने शहर में आतंक मचाते हुए काफी सारे लोगों को भी मार दिया है। और क्योंकि राउजन उस समय उस एरिया के सबसे ज्यादा करीब था, इसलिए उसने वहाँ पे अपने ट्रायंगल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस एरिया को वहाँ पे सील कर दिया था। लेकिन उन मॉन्स्टर्स का जो राजा था वो वहाँ पे इंसानों की तरह उस बैरियर के भी आर पार जा रहा था, जो देखकर कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए राउजन के साथी उसे वहाँ से निकलने के लिए कहने लगा था। पर राउजन उसे मना करते हुए कहता है कि जब तक मेरी टीम यहाँ पे नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे और भी ज्यादा आतंक मचा देंगे। लेकिन उसका साथी अभी भी उसे वहाँ से निकलने के लिए कह रहा था और उसकी बकबक सुनकर राउजन ने अपने ब्लूटूथ भी निकालकर बाहर फेंक दिया था और खुद वो वहाँ पे नाइट ऑफ गार्डियंस की शपथ लेते हुए कहता है कि अच्छा इन मॉन्स्टर्स के साथ मरते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैंने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन क्यू को भी याद करते हुए कहता है कि उस बच्चे के लिए आज मुझे यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद है और मैं उसकी उम्मीद को ऐसे ही नहीं टूटने दे सकता। और अभी राउजन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे एक बार फिर से राउजन की बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गया था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है तो राउजन वहाँ पे पहले से ही उसके लिए रेडी था। उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर क्योंकि राउजन के अंदर कोई भी खास पावर नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन उस मॉन्स्टर की अटैक का राउजन के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था, जिसके चलते थोड़ी ही देर में राउजन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी अचानक ही वो मॉन्स्टर वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक इल्यूजनरी वर्ड को भी क्रिएट कर लेता है, जिसकी ग्रेविटी रियल वर्ड से बिल्कुल अलग थी। इस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पे अपने इस वर्ड के अंदर राउजन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा घायल किया जा रहा था। हालांकि राउजन भी यहाँ पे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी। और ये सब देखकर राउजन को भी वहाँ पे समझ आ चुकी थी कि जरूर इस मॉन्स्टर के अंदर कोई खास बात है, इसलिए मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा। पर अभी राउजन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अचानक आगे बढ़े तो वहाँ पे राउजन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे राउजन को लगता है तो राउजन की हड्डियां ही वहाँ पे टूट गई थी और उसी के साथ साथ वहाँ पे राउजन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और आज पहली बार राउजन को यहाँ पे बुरा लग रहा था कि उसके पास कोई भी फॉरबिडन टेक्निक नहीं है। अगर आज उसके पास बाकी की तरफ फॉरबिडन टेक्निक होती तो वो अब तक यहाँ पे इस मॉन्स्टर को 100 बार से भी ज्यादा मार चुका होता। पर अभी राउजन वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे राउजन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और इसका एहसास वहाँ पे कहीं न कहीं लिन क्यू को भी हो चुका था। और तभी वही उसी रात वाला बैट जल्दी से वहाँ पे लिन क्यू के पास आकर उसे राउजन के बारे में बताता है और वो बैट लिन क्यू को लेकर उसी जगह पे आ गया था जहाँ पे राउजन अकेले ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने वहाँ पे राउजन को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन इसी बीच राउजन को वहाँ पे अपनी नाइट ऑफ गार्डियंस के एक स्पेशल टोकन के बारे में याद आता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो फोर्सफुली अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता था। इसलिए अचानक ही उसने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे उस मॉन्स्टर से आजाद करवा दिया था, जो देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ पे गुस्से से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है उसके नीचे वहाँ पे राउजन को कुचलने के लिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि राउजन ने वहाँ पे अपने उसी स्पेशल टोकन का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ ही राउजन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि उसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। पर राउजन तो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो वहाँ पे उस मॉन्स्टर को कोई भी चांस नहीं देता और उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को वहाँ पे एक हाथ ही काट दिया था। और तब तक लिन क्यू भी वहाँ पे पहुंच चुका था और लिन क्यू वहाँ पे राउजन की ऐसे कमाल के पास को देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, तो फिर ये पावर्स कहाँ से आई? जिस पे राउजन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे गुस्से से अब अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके साथ ही वो वहाँ पे दोबारा राउजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पे राउजन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि राउजन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी मून की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस मॉन्स्टर
मोस्टर की गर्दन वहाँ पे दर्द से अलग कर दी थी। और ये सब वहाँ पे लिन क्यू भी आके खड़े देख रहा था। और उस मोस्टर को मारने के बाद उसने वहाँ पे बहुत कूल तरीके से अपनी सिगरेट को भी बाहर निकाल लिया था। और लिन क्यू भी वहाँ पे राउजन की स्कूल एटीट्यूड को देखकर वहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी राउजन अचानक ही वहाँ पे लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर लिन क्यू भागकर जल्दी से वहाँ पे राउजन के पास जाते हुए उससे कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया, रुको मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन राउजन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अब हॉस्पिटल जाने का कोई भी फायदा नहीं है। राउजन की सोल वहाँ पे उसकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी थी, जो देखकर तो लिन क्यू भी वहाँ पे राउजन के लिए बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा था। और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था। यहाँ पे राउजन ने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, जो कि राउजन को जानते भी नहीं थे। और आज सिर्फ राउजन जैसे बहादुर योद्धा की वजह से ही वो लोग अपने घरों में चैन से सो पा रहे थे। पर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे अपने ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही कहते हैं कि अगर उस दिन मैंने राउजन की बात मान ली होती तो आज मुझे यहाँ पे अपना इतना अच्छा दोस्त खोना नहीं पड़ता। पर अभी लिन क्यू वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मोस्टर ने दोबारा वहाँ पे खुद को जिंदा कर लिया था। और उसी के साथ वो मोस्टर वहाँ पे रोर करते हुए लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक लिन क्यू ने भी उसे वहाँ पे देखते हुए अपने पास को एक्टिवेट कर लिया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे मास्टर राउजन की सूट को भी उठा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर अजीब से हेवनली सिंबल्स भी बन चुके थे। और किंग ऑफ एंजल यानी माइकल की तरह उसकी आंखें भी वहाँ पे रोशनी में ग्लो करने लगी थी। और इसी के साथ लिन क्यू की बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसके सिर्फ और प्रेशर की वजह से ही वो मोस्टर वहाँ पे उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। और वो मोस्टर वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ एक अटैक में उस मोस्टर का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। पर लिन क्यू को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। उसे तो अभी तक भी वहाँ पे राउजन की मौत का दुख खाया जा रहा था। और इसी बीच हम वहाँ पे एक होंग नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि राउजन की तलाश करते हुए उसके पीछे जा रही थी। और उसके फेस के ऊपर राउजन के लिए चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही होंग वहाँ पे राउजन वाले एरिया के पास पहुंचती है तो उसकी नजर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर पड़ती है, जो कि राउजन की बॉडी को उठाए हुए वहाँ से जा रहा था। और ये देखकर तो होंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन वो पूरी तरह से वहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज हो चुकी थी। वही लिन क्यू भी वहाँ पे जोर जोर से रोके चलाते हुए कह रहा था, महान जनरल राउजन ने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए आज यहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया। और अभी लिन क्यू वहाँ पे रोते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि राउजन के सभी साथी वहाँ पे आ चुके थे। पर राउजन की मौत का सबसे बड़ा सदमा तो लिन क्यू को लगता है। राउजन की मौत ने लिन क्यू के दिल में एक नई आग भड़का दी थी, जिसके चलते लिन क्यू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए डिसाइड करता है कि वो नाइट ऑफ गार्डियंस को ज्वाइन कर लेगा, जो कि राउजन की आखिरी ख्वाहिश भी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो सोल्जर्स लिन क्यू के घर आकर उसकी आंट को वहाँ पे लिन क्यू को भेजा हुआ एक लेटर और कुछ पैसे देकर जाते हैं, जिसमें लिन क्यू ने अपनी आंट के लिए लिखा था कि उसने फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। उस लेटर को पढ़ते ही हम देखते हैं कि लिन क्यू की आंट और उसका भाई वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू की नाइट ऑफ गार्डियन बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। पर उससे पहले लिन क्यू एक बार अपनी आंटी को कॉल करता है, जहाँ उसकी आंट उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें फोर्स में भर्ती होना ही था तो तुम मुझे बताकर भी ऐसा कर सकते थे। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर यही तुम्हारा सपना था तो मैं तुम्हें कभी भी इससे ना रोक दी। अपनी आंट की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। खैर उसके बाद उसकी आंट वहाँ पे उसे बिल्कुल एक माँ की तरह इंस्ट्रक्शन देते हुए कहने लगी थी कि ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा। जिस पे लिन क्यू भी बदले में उनसे कहता है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो भी पैसे भेजे हैं आप उनका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी लाइफ गुजारना, और मैं भी बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नाइट ऑफ गार्डियन ने वहाँ पे लिन क्यू के घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, ताकि लिन क्यू के घर वाले सुरक्षित रहे। और इसी दिन के बाद से लिन क्यू की गार्डियन ऑफ नाइट बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ एजेंट जेंग नाम का एक गार्डियन वहाँ पे उसे निशाना लगाना सिखा रहा था। तो वही इस सब के साथ साथ उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा हार्ड चल रही थी। और इस सब के साथ साथ उसे रात को वहाँ पे लेक्चर भी दिया जाता था, जिसमें उसे नाइट ऑफ गार्डियंस, मोस्टर्स और गोड्स के बारे में बताया जाता था। और क्योंकि लिन क्यू के पास सबसे ज्यादा स्पेशल पावर्स थी तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी बाकी सभी से काफी ज्यादा हार्ड चल रही थी। इवन हम देखते हैं कि नाइट ऑफ गार्डियंस का लीडर उसे खुद वहाँ पे पढ़ाते हुए गोड्स और मोस्टर्स के बारे में ज्ञान दे रहा था। और हर गुजरते दिन के साथ लिन क्यू की ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। पर लिन क्यू को अब इस सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग ले रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन क्यू हर गुजरते दिन के साथ अपने ट्रेनर्स को शो करता जा रहा था। वहीं टीम लीडर उसे वहाँ पे साथ साथ पढ़ाते हुए ये भी बता रहा था कि तुम्हें जितना ज्यादा हो सके चाचा फेशियल गोड्स के लोगों से बच के रहना होगा, क्योंकि वो लोग इंसानों के रूप में आदमखोर भेड़िए हैं जो कि इंसानों का ही मांस खाते हैं। और ये कहकर टीम लीडर लिन क्यू को वहाँ पे 3 मेन गोड्स के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गोड ब्रह्मा, सेकंड पे आती है हेला गोडेस जिसे मौत की देवी के नाम से भी जाना जाता था, और सबसे आखिर में आते हैं ग्रीक गोड हेडेस। ये तीनों गोड्स ही हमारी इस दुनिया की तबाही का सबब बने थे। और तुम ये भी कह सकते हो कि इन तीनों ने ही मिलकर चाचा फेशियल गोड्स को बनाया था। असल में ये लोग हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करके अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये लोग अकेले ही राज कर सके। इनकी राह के सबसे बड़े कांटे हैं तुम्हारे जैसे लोग, जिनके पास कोई स्पेशल पावर्स होती हैं। वही लोग अभी तक चाचा फेशियल गोड्स के हर एक इरादे को नाकाम करते हुए आ रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया है। वो लोग जितने ज्यादा हो सके फॉरबिडन टेक्निक वाले कल्टीवेटर्स को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, पर जो कल्टीवेटर उनकी बात मानने से इनकार कर
देता है तो वो उसे मारते हुए खा जाते हैं। और अब इन सभी का मेन फोकस हमारे इस दाशिया रीजन के ऊपर है, इसलिए तुम्हें जितना ज्यादा हो सके इनसे बच के रहना होगा। टीम लीडर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या हमारे दाशिया रीजन के बाहर भी अभी तक लोग मौजूद है? जिस पे टीम लीडर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इस सब के बारे में तुम्हें आगे चलकर खुद ही पता चल जाएगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे चुप हो गया था। उसके बाद हम लिन क्यू को अपनी टीम के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि लिन क्यू रहेगा कहाँ पे, क्योंकि अभी तक लिन क्यू नाइट ऑफ गार्डियंस का कोर मेंबर नहीं बना था और नाइट ऑफ गार्डियन की ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर मेंबर्स के अलावा और किसी को भी घर प्रोवाइड नहीं करते थे। इसलिए लिन क्यू की टीम के एक लड़का जिसका नाम मैक्सिम था, वो लिन क्यू को अपने साथ रहने की ऑफर देता है, जिसके लिए तो हम देखते हैं कि लिन क्यू भी खुशी खुशी मान गया था। पर जैसे ही वो दोनों मैक्सिम की घर की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में लिन क्यू की नजर वहाँ पे होंग के ऊपर पड़ती है, जो कि राउजन की कब्र पे बैठी हुई रो रही थी और वो उसके टोम्बस्टोन के ऊपर उसका नाम भी लिख रही थी। असल में ये नाइट ऑफ गार्डियंस का रूल था कि उनका जो भी साथी मेंबर मरता था उनके सबसे क्लोज फ्रेंड को उनकी कब्र के ऊपर उनका नाम लिखना पड़ता था। और क्योंकि होंग राउजन के सबसे ज्यादा करीब थी तो इसलिए वो भी इस रूल को फॉलो करते हुए उसकी कब्र के ऊपर उसका नाम लिख रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे राउजन को याद करते हुए काफी ज्यादा रो भी रही थी। और ये सब देखते हुए लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और लिन क्यू और होंग की ही तरह राउजन के बाकी टीम मेंबर्स भी वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राउजन था ही ऐसा, हर कोई उससे प्यार करता था। और यही सब याद करके लिन क्यू को वहाँ पे रात को सही से नींद भी नहीं आ रही थी। वो रह रहकर खुद को ही राउजन की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसलिए वो इस सबको बुलाने के लिए सीधा गोड असैलम के अंदर आ जाता है, जहाँ वो नाइट ऑफ गॉडेस को मेडिसिन खिलाते हुए उनका इलाज करने की कोशिश कर रहा था। पर आज नाइट ऑफ गॉडेस को भी लिन क्यू काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। इसलिए वो स्माइल करते हुए लिन क्यू से कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता दो तो हो सकता है मैं शायद तुम्हारी परेशानी को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन लिन क्यू वहाँ पे नाइट ऑफ गॉडेस को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसे कोई भी परेशानी नहीं है। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे नाइट ऑफ गॉडेस को गार्डन के अंदर घुमाने लगा था, जहाँ नाइट ऑफ गॉडेस थोड़ा इमोशनल होते हुए लिन क्यू से कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे इन दवाइयों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सारी परेशानी तो तुम्हारे साथ बात करके ही खत्म हो जाती है। गॉडेस ऑफ नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे उन्हें अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि असल में मैं अपने दोस्त को लेकर परेशान हूँ, जिसने हमें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। अब मैं उसकी जगह लेकर उसकी तरह एक जूता बनना चाहता हूँ, जो कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी थी। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ नाइट उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा वो दोस्त ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उसे लेकर परेशान रहो। उसने तो तुम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो फिर जब उसे ये पता चलेगा कि तुम लोग उसके लिए परेशान हो रहे हो तो क्या उसे खुशी मिलेगी? इसलिए तुम्हें अपने दोस्त के लिए अपनी लाइफ को खुशी खुशी और सुकून से गुजारना चाहिए, ताकि उसकी कुर्बानी जाया ना जाए। और तुम्हारे दोस्त की मौत की खबर के बारे में सुनकर मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये ब्रेसलेट देना चाहती हूँ, जो कि हाथ से में तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब ये कहकर गॉडेस वहाँ पे अपना हाथ चेक करती है तो उनके हाथ के ऊपर तो कोई ब्रेसलेट था ही नहीं, जो देखकर गॉडेस वहाँ पे चौंकते हुए लिन क्यू को बताती है कि जरूर उस लड़की ने ही मेरे ब्रेसलेट को लिया होगा। अब गॉडेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब लिन क्यू गॉडेस उस लड़की के बारे में पूछता है तो गॉडेस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ऐसे ठीक 5 साल पहले एक लड़की जिसने तुम्हारी तरह कहीं सफेद कोट पहना हुआ था, वो 3rd फ्लोर से नीचे आते हुए मेरे पास आई थी। और उस लड़की ने उस समय मेरे साथ शर्त लगाते हुए बोला था कि तुम्हारा बेटा 5 साल बाद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपना ब्रेसलेट मुझे देना होगा, और 5 सालों बाद तुम मेरे रूम में आए, वो भी मेरे बेटे बनकर। तो इसलिए मुझे लगता है शर्त के मुताबिक वो ब्रेसलेट उसी लड़की के पास चला गया होगा। अब गॉडेस की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए सीधा 3rd फ्लोर के ऊपर आ गया था, जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है। और जब लिन क्यू वहाँ पे उस लेटर को खोलता है तो वो पूरा फ्लोर ही वहाँ पे हिलने लगा था। और असल में ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का था जिसने गॉडेस से वो ब्रेसलेट लिया था, और वो खत भी लिन क्यू के लिए ही था। उसके खत में लिखा था कि घबराओ मत, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर आई थी, वरना इस हॉस्पिटल के असली मालिक तो तुम ही हो। पर हाँ, गलती से भी ये बात किसी को बता मत देना, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। और अगर तुम यहाँ पे आते हुए मेरे ये खत पढ़ रहे हो तो जरूर तुम यहाँ पे कुछ ढूंढते हुए आए होगे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारी दोस्त से उसका वो ब्रेसलेट लिया था, जो कि जब हम अगली बार मिलेंगे मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और हाँ, इस हॉस्पिटल के नीचे एक बेसमेंट भी है, जिसे जाकर तुम एक बार जरूर से विजिट करना। तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं हूँ कौन? असल में अभी मैं ये सब बताने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जो कि मुझे वापस मेरे घर ले जा सकता है। और उस खत को पढ़ते पढ़ते ही लिन क्यू वहाँ पे नीचे बेसमेंट में आ गया था, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोस्टर को ट्रैप करके रखा गया था। और वो मोस्टर वहाँ पे उस जेल से बाहर आने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। और लिन क्यू को देखकर तो वो मोस्टर वहाँ पे और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वहीं उस मोस्टर को देखकर लिन क्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो फिर तुम आखिर यहाँ पे कैसे पहुंच गए? दोस्तों, आपको याद ही होगा, ये वही मोस्टर था जिसने राउजन की जान ली थी, और उसके बदले में लिन क्यू ने इस मोस्टर की जान ले ली थी। और अभी लिन क्यू वहाँ पे उस मोस्टर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लिन क्यू को वहाँ पे उस मोस्टर की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसके मुताबिक लिन क्यू ने जब इस मोस्टर को खत्म किया था तो उस समय इस मोस्टर की सोल सीधा गॉड असलम के अंदर आके ट्रैप हो गई थी। अब अगर लिन क्यू चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए इस मोस्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर वो इस मोस्टर को ठीक करना चाहता है तो इसे ठीक करके अपने
हॉस्पिटल की रक्षा करने के लिए यहाँ पे भी रख सकता है। यहाँ पे सब कुछ लिन क्यू के ही कंट्रोल में था, इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा था। और ये सब करने के बाद जब लिन क्यू वहाँ पे उसकी मेमोरीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के एक पर्सन ने इस मॉन्स्टर को कोई अजीब सी चीज खिलाई थी और उसके बाद से ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो गया। अब ये सब देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे उस मॉन्स्टर को छोड़ देता है, क्योंकि इस सब में उस मॉन्स्टर की कोई भी गलती नहीं थी। ये सब तो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोगों ने उसे करवाया था। लेकिन जैसे ही लिन क्यू उसे वहाँ पे छोड़ता है तो अचानक ही उसकी आंखों के सामने वहाँ पे राउजन का फेस आ गया था। अब ये देखकर तो लिन क्यू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे उस मॉन्स्टर की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन क्यू नाइट ऑफ गार्डियंस के एक योद्धा के साथ स्टार शो टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे नाइट ऑफ गार्डियंस की एक स्पेशल टेक्निक भी माना जाता था। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल राउजन ही किया करता था, क्योंकि उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, इसलिए वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को मारा करता था। असल में स्टार शो टेक्निक हर एक कल्टीवेटर को अलग एबिलिटी देती थी और इसलिए लिन क्यू भी यहाँ पे अपनी एबिलिटी को अवेकन करने में लगा हुआ था, पर लिन क्यू बार बार वहाँ पे इसमें नाकाम हुए जा रहा था। पर तभी अचानक लिन क्यू की नजर वहाँ पे उसकी सोर्ड के ऊपर लिखे हुए उसके नाम के ऊपर जाती है और राउजन के नाम को पढ़ते ही हम देखते हैं कि अचानक उसकी गॉड पावर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने ट्रेनर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सोर्ड को ही वहाँ पे तोड़ दिया था। पर वो तुरंत ही अपनी दूसरी सोर्ड को बाहर निकाल कर फाइट बैक करते हुए दोबारा लिन क्यू को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और इसी तरह ट्रेनिंग करते करते लिन क्यू वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो तुरंत ही आराम करने के लिए वहाँ पे सो गया था। लेकिन सोते हुए भी वो वहाँ पे राउजन को याद करके कहता है, तुमने हमारी इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अगले 10 सालों तक इस दुनिया की रक्षा करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें नाइट ऑफ गार्डियंस की एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनफी नाम के एक स्टूडेंट भी आया हुआ था और वो सभी लोग वहाँ पे एक स्नेक डीमन को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो कि रिसेंटली अब बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। उसके पास ऐसी खतरनाक पावर्स थी कि वो अपने पास का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी अपनी तरह का एक डीमन बना सकती थी और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। और सबसे पहले उसने शिकार करने के लिए चुना था स्कूल को, इसलिए वो सबसे पहले स्कूल को ही प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से स्नेक डीमन नंदा अपनी आर्मी बना रही थी, इस तरह से तो बहुत जल्द यहाँ पे इंसानों से ज्यादा डीमंस हो जाते। और वो स्टूडेंट जिसका नाम युनफी था वो इस काम में नाइट ऑफ गार्डियंस की मदद करने वाला था। और देखते ही देखते नाइट ऑफ गार्डियंस के कुछ एजेंट्स ने वहाँ पे स्कूल के चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी सेटअप कर दिया था ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ से बचकर भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू, होंग और शैनन तीनों युनफी के साथ मिलकर स्कूल के अंदर आ चुके थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों का मिशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद लिन क्यू अपने दोस्त युनफी के साथ उसकी क्लास की तरफ चला गया था, जहाँ क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है कि युनफी की दोस्त तो अभी तक इफेक्टेड नहीं हुई थी, लेकिन उसकी साथ वाली क्लास में काफी सारी लड़कियां इफेक्टेड हो चुकी थी, जिन्हें लिन क्यू वहाँ पे अपनी स्पेशल आइज का इस्तेमाल करते हुए बहुत इजीली देख पा रहा था। और इस बारे में जब वो मैक्सिम को बताता है तो मैक्सिम भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि लिन क्यू की इस एबिलिटी के चलते वो लोग बहुत इजीली अफेक्टेड लोगों को खत्म कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम लीडर ने भी वहाँ पे लिन क्यू को ऑर्डर्स दे दिए थे कि जितना ज्यादा हो सके तुम लोग अफेक्टेड लोगों को ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन ये सब तुम लोगों को स्नेक डीमन की नजरों में आए बगैर करना होगा, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी हमारे प्लान के बारे में भनक लग गई तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने युनफी के साथ अब स्कूल में घूमना शुरू कर दिया था और उसी के साथ साथ लिन क्यू ने अभी तक अपनी स्पेशल आइज को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ था ताकि वो सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में पता लगा सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ होंग और शैनन तो लड़कियों वाले हॉस्टल में पहुंच चुकी थी, जहाँ पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे तो लड़कियों की खाल टंगी हुई थी, जिसका मतलब था कि डीमन स्नेक ने अब तक काफी सारी लड़कियों की बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीम लीडर अपने एक साथी के साथ लियो शाओयन के घर चला गया था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डीमन स्नेक ने लियो शाओयन की बॉडी के ऊपर ही कब्जा करके रखा हुआ था। वहीं जैसे ही वो लोग उनके घर पहुंचते हैं तो शाओयन की मॉम दरवाजा खोलने के लिए आती हैं, जिन्हें देखकर अचानक की टीम लीडर ने उनके ऊपर एक बुलेट से अटैक कर दिया था। असल में ये खास टाइप की बुलेट थी जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी ह्यूमन के अंदर से उसके डीमन को बाहर निकाला जा सकता था। और सेम यहाँ पे शाओयन की मॉम के साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही वो बुलेट उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद डीमन बाहर आ गया था और कोई वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि टीम लीडर ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था। और ये सब देखकर बेचारी शाओयन का पिता तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर इतना बड़ा स्नेक उसकी बीवी की बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले एजेंट ज़ाया ने उसके ऊपर भी बुलेट चला दी थी, लेकिन उसके अंदर से कोई भी डीमन स्नेक नहीं निकलता, जिसका मतलब था कि अभी तक डीमन स्नेक ने उसे इफेक्ट नहीं किया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन क्यू युनफी के साथ मिलकर बैटल ग्राउंड के अंदर आ गया था, जहाँ उसने अपने हाथ में एक फ्लैग भी पकड़ रखा था। और क्योंकि सभी लोग लिन क्यू को पहले से ही जानते थे तो कोई इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, लेकिन लिन क्यू यहाँ पे अपनी स्पेशल आइज का इस्तेमाल करते हुए उनमें से हर एक स्टूडेंट को स्कैन कर रहा था। और ऐसा करते हुए उसे वहाँ पे 15 से भी ज्यादा अफेक्टेड स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनके बारे में लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी टीम को
भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शैनन, जो कि लड़कियों के हॉस्टल में मौजूद थी, उसे वहाँ पे कुछ लड़कियों ने घेर रखा था, जहाँ वो उससे सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर तुम हमारे हॉस्टल के बाहर क्या कर रही हो। असल में वो लड़कियां शैनन को चोर समझ रही थी और लड़कियों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी शैनन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। जबकि वही लिन क्यू वहाँ पे अपनी टीम को बताता है कि हमें कुछ भी करके इन सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स को यहीं पे ठीक करना होगा, क्योंकि अगर ये सभी लोग स्कूल से बाहर चले गए तो ये लोग पूरी सिटी में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन इनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीम लीडर भी उसे वहाँ पे बताते हैं कि हम लोग शाओयन के घर में आए थे, लेकिन शाओयन तो यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। उसने अपनी माँ को अफेक्ट कर रखा था, पर हमने उसे तो ठीक कर दिया है और अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है शाओयन जरूर स्कूल में ही होगी, इसलिए अब उसे वहाँ पे ढूंढने का काम तुम्हारा है। पर लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से किसी के साथ बात करते हुए देखकर अब उन इफेक्टेड स्टूडेंट्स में से भी एक को वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर शक हो गया था। जबकि टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैक्सिम ने वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि डीमन स्नेक यहाँ से बचकर ना भाग सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग भी अपनी दोस्त शैनन को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी, जहाँ होंग को जानने को मिलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इफेक्टेड है और अब तक उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे स्कूल को स्कैन कर लिया था। और जब वो लोग इस बारे में टीम लीडर को बताते हैं तो टीम लीडर ने वहाँ पे अपनी सिगरेट को जलाते हुए बहुत ही कूल तरीके से उन सभी को खत्म करने का आदेश दे दिया था। और उसी के साथ साथ टीम लीडर ने वहाँ पे अपने रीइंफोर्समेंट को भी बुला लिया था, क्योंकि टीम लीडर को शक था कि हो न जरूर ये काम भी चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों का ही होगा। और अगर सच में ही ऐसा है तो उन्हें यहाँ पे और भी काफी सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं एजेंट से वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए टीम लीडर से कहता है कहीं लिन क्यू को इस मिशन में मिलाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लिन क्यू चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों के निशाने पे है और अगर उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है तो उसे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों से बचा पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टीम लीडर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लिन क्यू हमारी तरह कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग कभी भी लिन क्यू के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। पर अभी टीम लीडर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिसे वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर शक था, उसने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे जल्दी से अपनी गन को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी कोई भी बुलेट वहाँ पे उस डिमन स्नेक को हिट नहीं कर पा रही थी और इस बीच वो डिमन स्नेक वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा लिन क्यू के सामने आ गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन क्यू ने भी जल्दी से अपनी बुलेट से सीधा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके डिमन स्नेक को वहाँ पे बाहर निकाल दिया था। और जैसे वो डिमन स्नेक बाहर आता है तो हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे उस डिमन स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपनी ट्रेनिंग के बाद लिन क्यू अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमन स्नेक ने अचानक ही वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए स्कूल के दूसरे बच्चों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में वहाँ पे हड़बड़ी मच गई थी। असल में डिमन स्नेक यहाँ पे जितना ज्यादा जल्दी हो सके अपनी डिमन स्नेक की आर्मी को बढ़ाना चाहता था और ये देखकर बाकी सभी बच्चे डर के मारे स्कूल से बाहर भागने लगे थे। पर इसी बीच उन सभी की मदद करने के लिए मैक्सिम भी अपनी गन लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे डिमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि अब वो डिमन स्नेक्स खुद ही वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ चुके थे तो इसलिए मैक्सिम को भी उन्हें वहाँ पे पहचानने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब होंग और शैनन ने भी वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन लड़कियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ शैनन अपनी बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से डिमन स्नेक को बाहर निकाल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर रही थी। और उन दोनों की इस टीम ने देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे डिमन स्नेक्स को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी वो दोनों लड़कियां वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी वहाँ पे पहले से भी ज्यादा डिमन स्नेक्स आ जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही उन दोनों को वहाँ पे दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। पर अपने सामने वहाँ पे इतने सारे डिमंस को देखकर भी वो दोनों लड़कियां वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती और उन दोनों ने ही मिलकर वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह एक बार फिर से उन सभी डिमंस का सफाया करना शुरू कर दिया था। और सबसे ज्यादा तबाही तो वहाँ पे होंग ने मचा रखी थी। उसने अपनी स्पीयर से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी करवा दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी डिमन स्नेक्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर अकेले ही वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स की जान बचा ली थी, वो भी अपनी टीम की मदद के बगैर। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक डिमन स्नेक को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका निशाना इतना ज्यादा गंदा था कि वहाँ पे उसकी एक भी बुलेट उस डिमन स्नेक को लगी नहीं रही थी, जो देखकर एजेंट जी जो कि एक स्नैपर था उसने दूर से ही वहाँ पे उस डिमन स्नेक के ऊपर निशाना लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करके उस डिमन स्नेक को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और ये देखते ही लिन क्यू ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डिमन स्नेक के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था, जो देखकर एजेंट जी वहाँ पे लिन क्यू को बताता है कि जल्दी से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाओ, क्योंकि शाओयन वहीं पे गई है। एजेंट जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे सेकंड फ्लोर की तरफ ही बढ़ गया था और चौथे फ्लोर पे
एक डोर लॉक था जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और उन्हीं में एक डीमन स्नेक भी मौजूद था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे मौजूद एक स्टूडेंट जिसका नाम यू चैन था, उसने अचानक के बीच में आते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे उस डीमन स्नेक से बचा लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एजेंट जी ने भी वहाँ पे उस डीमन स्नेक के ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसकी बॉडी से रियल डीमन स्नेक को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर यू चैन ने भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी नाइफ को सीधा वहाँ पे उस डीमन स्नेक के सर के अंदर घुसा दिया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे यूनफी के साथ मिलकर उस दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधा रूम के अंदर आ गया था, जहाँ वो डीमन स्नेक अभी तक भी जिंदा था। पर लिन क्यू ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और यहाँ पे लिन क्यू को ये भी पता चल गया था कि यू चैन कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि यू चैन ने वहाँ पे लिन क्यू की स्पिरिचुअल आइज को भी पहचान लिया था। पर अभी इस सब के बारे में लिन क्यू वहाँ पे सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने वहाँ पे कुछ और भी डीमन स्नेक्स आ जाते हैं, जो देखकर लिन क्यू ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी गन को बाहर निकाल लिया था। पर हमेशा की तरह इस बार भी उसका कोई भी निशाना वहाँ पे नहीं लग रहा था, जो देखकर यू चैन वहाँ पे उसकी मदद करते हुए एक एक करके उन सभी डीमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। और साथ साथ वो वहाँ पे लिन क्यू को ये भी बता रहा था कि निशाना लगाते वक्त तुम्हें अपने हाथों को काबू में रखना चाहिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने के ऊपर लगाना चाहिए। यू चैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने अपनी गन ही उसे वहाँ पे दे दी थी। अब यू चैन गन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से उन डीमन स्नेक्स को वहाँ पे बाहर निकाल रहा था और लिन क्यू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमन स्नेक्स को वहाँ पे काटता जा रहा था। और इस तरह देखते देखते उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे थोड़ी ही देर में उन सभी स्नेक्स बीस्ट का सफाया कर दिया था। और यू चैन की कमाल की एबिलिटीज को देखकर लिन क्यू भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें बात करने का वहाँ पे ज्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे एक बार फिर से काफी सारे डीमन स्नेक्स ने आते हुए उनका रास्ता वहाँ पे रोक लिया था। और उन दोनों की टीम इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी ही देर में उन सभी डीमन स्नेक का सफाया कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगजीन वहाँ पे अपनी बेल का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टूडेंट्स की रिसेंट मेमोरी को वहाँ पे खत्म करते जा रहा था। और उसी के साथ हम भी वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि हमने हॉस्टल साइड के एरिया को पूरी तरह से साफ कर दिया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू यू चैन के साथ मिलकर सीधा वहाँ पे टॉप फ्लोर के ऊपर आ गया था, जहाँ पे उसे एक रूम के अंदर शाओयन भी दिखाई देती है। लेकिन जब लिन क्यू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए शाओयन की बॉडी को चेक करता है तो उसे वहाँ पे शाओयन की बॉडी के अंदर कोई भी डीमन स्नेक दिखाई नहीं दे रहा था। और ये बात वहाँ पे लिन क्यू के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। लेकिन लिन क्यू को वहाँ पे अपनी टीम से पता चलता है कि डीमन स्नेक नंदा ज़ेंग्रिएलम में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से तुम अपनी स्पिरिचुअल आइज का भी इस्तेमाल करके उसे नहीं देख सकते। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से रूम के अंदर आकर शाओयन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर शाओयन की बॉडी से तो वहाँ पे कोई भी डीमन स्नेक बाहर नहीं आता, जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि डीमन स्नेक नंदा शाओयन की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमें गलत रिपोर्ट मिली थी। अब लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम को ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और टीम लीडर वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन क्यू से कहते हैं कि अब इस मिशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अब वहाँ पे कुछ करके रियल डीमन स्नेक नंदा के बारे में पता लगाना ही होगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने भी वहाँ पे उस मिशन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए वो सबसे पहले शाओयन को लेकर रूम से बाहर जाने लगता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूनफी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जियाओ था, उसने अचानक ही वहाँ पे एक डीमन स्नेक में ट्रांसफॉर्म होते हुए पीछे से ही बेचारे यूनफी के ऊपर अटैक करके उसका एक हाथ वहाँ पे काट दिया था। और यही थी रियल डीमन स्नेक नंदा, जो कि दिखने में ही बाकी सभी डीमन स्नेक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रही थी। और यूनफी को वहाँ पे इस तरह से घायल होते हुए देखकर लिन क्यू और यू चैन दोनों ने मिलकर वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डीमन स्नेक नंदा के ऊपर अटैक कर दिया था। और यू चैन ने तो सबसे पहले उस डीमन स्नेक नंदा की आंख के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी एक आंख को ही बाहर निकाल लिया था, जहाँ डीमन स्नेक नंदा की आंख से उसे वहाँ पे काफी कुछ पता चलता है। असल में डीमन स्नेक नंदा ने ये सारा प्लान यहाँ पे लिन क्यू को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि उसे लिन क्यू के बारे में पहले से ही पता चल गया था कि उसके पास स्पिरिचुअल आइज की पावर है। इसीलिए तो लिन क्यू यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डीमन स्नेक नंदा को देख भी नहीं पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए डीमन स्नेक नंदा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर डीमन स्नेक नंदा की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उसके ऊपर लिन क्यू की स्वॉर्ड के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि डीमन स्नेक नंदा ने वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे समझ चुका था कि इस डीमन स्नेक नंदा को यहाँ पे हरा पाना उसके लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए वो जल्दी से अपनी टीम से मदद मांगते हुए उन सभी को अपने पास आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम टीम लीडर को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब जगह पे खड़े हुए थे और उनके सामने वहाँ पे कॉफिन टाइप का बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसे टीम लीडर वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। और सेम इसी टाइम पे वहाँ पे सिटी में डीमन स्नेक नंदा ने कुछ लोगों को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे पूरी सिटी में भी तबाही आना शुरू हो चुकी थी। जिस बारे में टीम लीडर लिन क्यू को वहाँ पे इन्फॉर्म करते हुए बताते हैं कि अब धीरे धीरे पूरे शहर में तबाही मचना शुरू हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके जल्द से जल्द डीमन स्नेक
स्नेक नंदा को खत्म करना ही होगा। अब टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और उसके बाद तो लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही इजीली डीमन स्नेक नंदा की बॉडी को वहाँ पे बीचों बीच ही काट दिया था, जिसके साथ ही डीमन स्नेक नंदा का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन क्यू की टीम भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए पहुंच चुकी थी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने डीमन स्नेक को मरा हुआ देखते हैं तो शैनन ने जल्दी से वहाँ पे टीम लीडर को इन्फॉर्म करते हुए बता दिया था कि डीमन स्नेक नंदा का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरी टीम अब वहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक तो उन लोगों ने अपने मिशन को वहाँ पे पूरा कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ यूचन तो अभी तक भी वहाँ पे खुद सोच रहा था। वो धीरे धीरे वहाँ पे सारे मैटर को एनालाइज कर रहा था और इससे वहाँ पे यूचन को ये भी पता चल गया था कि असल डीमन स्नेक तो यहाँ पे यूनफी की बॉडी के अंदर है। वही यहाँ पे शुरू से सभी को गुमराह करते हुए आ रहा था। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि यूचन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से यूनफी के ऊपर ही अटैक करके वहाँ पे उसे डीमन स्नेक को बाहर निकाल दिया था। और अब हमें वहाँ पे रियल डीमन स्नेक नंदा देखने को मिलती है, जिसका असली रूप तो और भी ज्यादा भयानक था। वहीं लिन क्यू और उसकी टीम को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है, क्योंकि जिस यूनफी को वो अपना दोस्त समझते हुए उससे मदद मांग रहे थे, असल में उसी की बॉडी के अंदर ही डीमन स्नेक नंदा मौजूद थी। जिसका मतलब था कि डीमन स्नेक नंदा शुरू से ही उन सभी के साथ खेलते हुए आ रही थी। वहीं डीमन स्नेक नंदा को देखकर लिन क्यू के साथ साथ उसकी पूरी टीम ने वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा की तरफ ही पॉइंट कर दिया था। पर डीमन स्नेक नंदा को तो वहाँ पे उन सभी से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो वहाँ पे यूचेन की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे कैसे पहचान लिया, जिसपे यूचेन भी उसे कोल्ड टोन में वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं मिस्ट्रीज को सोल्व करने में माहिर हूँ। और यूचेन के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, मुझे आगे से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्ले द गॉड सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना और ज्यादा टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू चेन नाम के एक लड़के की मदद से लिन क्यू ने रियल डीमन स्नेक नंदा को ढूंढ लिया था और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे पकड़ भी लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन क्यू को अपने गॉड असाइलम के अंदर देखते हैं, जहां उसके सामने डीमन स्नेक नंदा की एक डिसेंडेंट है जिसका नाम जी योन था। वो एक पिंजरे के अंदर कैद थी और क्योंकि अभी वो गॉड असाइलम के अंदर थी तो इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उसके स्टेट्स को भी देख पा रहा था। जो देखकर लिन क्यू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और क्योंकि जी योन भी लिन क्यू के गॉड असाइलम के अंदर थी तो इसलिए वो लिन क्यू को मना भी नहीं कर पाती और वो लिन क्यू को वहाँ पे सब कुछ शुरू से बताते हुए कहती है कि हम सभी लोग डीमन स्नेक नंदा के डिसेंडेंट्स हैं और शुरुआत में तो हम सभी को छुप कर ही रहने के लिए बोला गया था, लेकिन अचानक ही एक दिन हमारे मास्टर को एक टास्क मिला जिसके मुताबिक हमें एक डिवाइन एजेंट जो कि और कोई नहीं आप ही थे, आपको ढूंढना था। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी लोगों को सामने आना पड़ा। और उसके बाद आगे क्या क्या हुआ इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी यून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे समझ गया था कि इन लोगों को वो मिशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि जज ऑफ एंशिएंट गॉड ही होगा। वहीं जी यून अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया था और तुम्हें पकड़ने के लिए ही हम लोगों ने तुम्हें स्कूल के अंदर बुलाया था, लेकिन हमारा सारा प्लान खराब तब हो गया जब हमें पता चला कि तुम अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करके हम सभी को देख सकते हो। और ऊपर से तुम्हारी गार्डियंस ऑफ नाइट की टीम ने भी हमारे बाकी साथियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया था। इसलिए बिल्कुल एंड समय पे हमने अपने प्लान को चेंज करते हुए ये डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ तुम्हें पकड़ेंगे ही नहीं बल्कि तुम्हें खत्म कर देंगे। पर उस यू चैन ने बीच में आते हुए सब कुछ खराब कर दिया। डीमन स्नेक नंदा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि इतनी ज्यादा बेकार प्लानिंग करोगे तो ये सब तो होना ही था, जिसमें डीमन स्नेक नंदा कहती है कि हमारी प्लानिंग बेकार नहीं थी बल्कि ये सब यूनफी की वजह से हुआ। अगर उसने सही समय पे मेरी बात मान ली होती तो उसके हाथ की जगह तुम्हारी गर्दन कटती, लेकिन इसने मेरे कंट्रोल में होने के बावजूद भी तुम्हें बचाने की कोशिश की। तो देखा जाए तो आज तुम सिर्फ और सिर्फ यूनफी की वजह से ही जिंदा हो। डीमन स्नेक नंदा की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी सीधा वहाँ पे यूनफी के पास ही चला गया था और जब वो यूनफी के स्टेट्स को चेक करता है तो उसका लॉयल्टी परसेंटेज 85% से भी ज्यादा था। और अगर लिन क्यू यहाँ पे चाहता तो वो इसे अपने गॉड असाइलम का केयरटेकर भी बना सकता था या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी सोल को खत्म भी कर सकता था। अब सारा फैसला लिन क्यू का था और क्योंकि लिन क्यू को यूनफी के रूप में एक सच्चा दोस्त दिखाई दे रहा था इसलिए वो उसे अपने गॉड असाइलम का पहला केयरटेकर चूज करने का डिसाइड करता है। और अभी लिन क्यू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक लिन क्यू के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेज आ जाता है जिसके ऊपर लिन क्यू ने साइन करते हुए यूनफी को ऑफिशियली अपने गॉड असाइलम का केयरटेकर बना दिया था। और ये सब करते हुए हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे यूनफी के साथ बिताए हुए हसीन पल भी याद आने लगे थे, क्योंकि यूनफी ने आज तक हमेशा ही लिन क्यू की मदद की थी और आज लिन
लिनक्यू की बारी थी, इसलिए वो वहाँ पे उस पेन को सीधा यूनफी की तरफ ही भेज देता है और यूनफी ने भी वहाँ पे ज्यादा कुछ ना सोचते हुए सीधा वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर साइन कर दिया था। और जैसे यूनफी उस कॉन्ट्रैक्ट पेज के ऊपर साइन करता है तो हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी निकलते हुए सीधा वहाँ पे यूनफी की बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसका मतलब था कि अब यूनफी के पास भी डिवाइन पावर्स आ चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम गोडिस को ही देखते हैं जो कि गोड असाइलम के गार्डन में बैठी हुई थी और तभी लिनक्यू वहाँ पे यूनफी को गोडिस से मिलवाने के लिए ले आता है। जहाँ यूनफी को देखकर पहले तो गोडिस उसे घूर घूर कर देखने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक उसने वहाँ पे सनसाई चलाते हुए जल्दी से जाकर यूनफी को गले लगा लिया था और वो वहाँ पे खुशी के आंसू बहाते हुए यूनफी से कहती है, सनसाई मेरे बच्चे तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ की बिल्कुल भी याद नहीं आती थी? अब ग्रैंड माँ सुनकर तो हम देखते हैं कि यूनफी के साथ साथ लिनक्यू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में गोडिस यहाँ पे यूनफी को लिनक्यू का बेटा समझ रही थी और यूनफी वहाँ पे सवालिया नजरों से लिनक्यू की तरफ देखता है, जिसपे लिनक्यू भी थम्स अप करके उसे वहाँ पे इशारा देते हुए कहता है कि इसे ही तुम्हें संभालना है, ऐसे तुम्हें उस हॉस्पिटल के साथ साथ मेरी इस पेशेंट को भी संभालना होगा। लिनक्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूनफी भी वहाँ पे सारा माजरा समझ चुका था और उसने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से गोडिस को अपनी ग्रैंड माँ कहते हुए उसे वहाँ पे गले लगा लिया था। यूनफी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि गोडिस वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अपनी इसी खुशी के साथ गोडिस अब 23% तक ठीक हो चुकी थी। उसके बाद लिनक्यू वहाँ पे यूचेन के भेजे हुए एक लेटर को देखता है, जिसमें यूचेन ने लिनक्यू की एबिलिटीज की तारीफ करते हुए उसमें काफी कुछ लिखा था और लिनक्यू की तरह अब उसने भी नाइट ऑफ गार्डियंस का हिस्सा बनने का डिसाइड कर लिया था, ताकि वो भी लिनक्यू और बाकी सभी की तरह उन डीमंस से अपनी दुनिया की रक्षा कर सके। यूचेन का ये लेटर पढ़कर हम देखते हैं कि लिनक्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिनक्यू ने अपने टीम लीडर को बता दिया था कि डीमन स्नेक नंदा के अटैक के पीछे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का ही हाथ था। लिनक्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि टीम लीडर भी वहाँ पे किसी गहरी सोच में चले गए थे, लेकिन तभी मैक्सिम आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि मैंने स्कूल में सब कुछ क्लियर करवा दिया है, लेकिन डीमन स्नेक नंदा की बॉडी का सारे बहुत ही अजीब तरीके से कहीं गायब हो गया है। उसे ढूंढने के लिए मैंने पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं। असल में आज से पहले यूचेन यहीं पे रहा करता था और उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे यूचेन का रखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें यूचेन ने उस ओल्ड लेडी को बताया था कि मैं किसी काम के चलते यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने आपके सारे पैसे इस लेटर के साथ ही रख दिए हैं, जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने ग्रैंडसन के लिए लैपटॉप भी खरीद सकती हैं। यूचेन की इस लेटर को पढ़कर तो वो ऑलरेडी भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूचेन को ही देखते हैं, जो कि अपनी रिसर्च के लिए किसी अंडरग्राउंड लैब के अंदर आ चुका था। उस अंडरग्राउंड लैब के अंदर रिसर्च के लिए काफी सारा सामान रखा हुआ था। असल में यूचेन यहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था, ताकि वो डीमन स्नेक नंदा के ओरिजिन के बारे में पता लगा सके। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर को काटते हुए अपनी रिसर्च को वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके सर के अंदर से यूचेन को एक खास कोर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके बारे में अच्छे से पता लगाने के लिए वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का क्या अंजाम हुआ ये हमें वहाँ पे नहीं दिखाया जाता, पर यूचेन की हरकतें यहाँ पे किसी पागल साइंटिस्ट से कम दिखाई नहीं दे रही थी। वो जैसे जैसे अपनी रिसर्च में आगे बढ़ रहा था, हम देखते हैं कि उसकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम दोबारा लिनक्यू को ही देखते हैं, जो कि टीम लीडर के साथ सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। और हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ लिनक्यू की सोर्ड स्किल्स और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही थी, जिनकी टीम लीडर भी वहाँ पे तारीफ कर रहा था। लेकिन लिनक्यू अभी तक भी अपनी सोर्ड स्पीड से खुश नहीं था, वो अपनी सोर्ड स्किल्स को और भी ज्यादा शार्प और पावरफुल बनाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि लिनक्यू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और अब तो धीरे धीरे लिनक्यू वहाँ पे टीम लीडर के ऊपर भी भारी पड़ रहा था, जो देखकर टीम लीडर वहाँ पे स्माइल करते हुए लिनक्यू से कहते हैं, जो देखकर टीम लीडर भी वहाँ पे लिनक्यू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम तो ज़ुआन रियालम से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो, पर अभी भी तुम्हारे अंदर काफी सारी कमियां हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद ही नाइट ऑफ गार्डियंस के ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाला हूँ, जहाँ पे जाकर तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनक्यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप आखिर अचानक से मुझे ट्रेनिंग कैंप के अंदर क्यों भेजना चाहते हैं? क्या ये सब आप चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के डर से कर रहे हैं? जिसपे टीम लीडर लिनक्यू को वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड को तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। और वैसे भी एक नाइट ऑफ गार्डियन बनने से पहले सभी को उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी ही होगी, तभी तुम एक सच्चे नाइट ऑफ गार्डियन बन पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाकर हमारी टीम की नाक नहीं कटवाओगे। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनक्यू दोबारा अपनी स्वॉर्ड लेकर टीम लीडर के ऊपर अटैक करते हुए उनसे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से कभी भी हमारी टीम को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद हमें आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग इस साल के ट्रेनिंग कैंप के बारे में ही बात कर रहे थे। असल में ट्रेनिंग कैंप का ऑर्गेनाइजर चाहता था कि इस साल वो शेंगजेंग सिटी के बजाय वो अपने ट्रेनिंग कैंप को कैंगनान सिटी में शिफ्ट करे, और इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स ने परमिशन भी दे दी थी, पर शाओपिंग नाम के उस
बंदे को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बिल्कुल एंड समय पे ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन को चेंज क्यों किया जा रहा है। और इसी बारे में ही पता लगाने के लिए शाओपेंग यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर जिसका नाम युआन था वो शाओपेंग को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसपे शाओपेंग भी उससे कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे इसके बारे में पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम लोग ये सब उसी नए लड़के की वजह से कर रहे हो। आखिर उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जो तुम लोग सिर्फ उस एक लड़के के लिए पूरा ट्रेनिंग कैंप ही चेंज कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर युआन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताते। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक स्पा रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ जुआरी आपस में बैठकर जुआ खेल रहे थे और देखने से ऐसा लग रहा था उनकी गेम बहुत ही इंटेंस मोड पे पहुंच चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस गेम को वहाँ पे बैठे हुए डूमिंग नाम के एक लड़के ने जीत लिया था। और गेम जीतने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है अब तुम सभी लोगों को एक एक करके अपने सारे सुप्रीम टेस्ट मेरे हवाले करने होंगे। डूमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे बैरी डूमिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि डूमिंग को सुरक्षित लेकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ गार्ड्स धीरे धीरे वहाँ पे उन तीनों की तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे, जिन्हें वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर बेचारे उन तीनों की तो हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उन्हें वहाँ पे हैरान करते हुए उन्हें मारने की बजाय उल्टा वहाँ पे उन्हें एक गिफ्ट वॉच कर दी थी, वो भी गोल्ड की वॉच जिसकी कीमत करोड़ों में थी। असल में डूमिंग ने ये तोहफा उन्हें अपने साथ खेलने के लिए दिया था और इसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि बैली डूमिंग कितना ज्यादा अमीर था। और तभी डूमिंग के एक सर्वेंट आकर उसे वहाँ पे बताता है कि आपको ट्रेनिंग कैंप के लिए गैंगनाम सिटी में जाना होगा। हालांकि डूमिंग वहाँ पे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो नाइट ऑफ गार्डियंस का नया मेंबर बना था इसलिए वो उन्हें मना भी नहीं करना चाहता था और इसलिए वो भी वहाँ पे गैंगनाम सिटी में जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने सर्वेंट को अपना प्राइवेट जेट भी तैयार करने को बोल दिया था, क्योंकि वो एरोप्लेन से ही गैंगनाम सिटी के अंदर जाने वाला था और वो भी खुद अपने एरोप्लेन को उड़ाकर। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम कुछ गुंडे टाइप के लड़कों को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और गैंग के मेंबर भी आ जाते हैं और उनमें से शन किंग नाम के एक लड़के ने उन बदमाश लड़कों में से एक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे भी फेंक दिया था। और देखते ही देखते शन किंग के लोगों ने वहाँ पे उन तीनों लड़कों को वहाँ पे घेरते हुए उनकी धुलाई करना शुरू कर दी थी। जबकि हम देखते हैं कि शन किंग ने खुद उस लड़की का बैग उठाकर उसे वहाँ पे वापस दे दिया था। और देखते ही देखते शन किंग की गैंग ने वहाँ पे उन सभी बदमाशों को वहाँ पे बांध दिया था, जो देखकर शन किंग वहाँ पे अपनी गैंग से कहता है तुम लोगों को पता चल ही क्या होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी हमारी गैंग के रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तुम लोगों को हमेशा इस सिटी के मासूम लोगों की हिफाजत करनी होगी। लेकिन अभी शन किंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ पे एक और गैंग भी आ चुकी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे दोनों गैंग्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पहाड़ों के बीच एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मोंक आकर चाओ युआन नाम के एक डिसेबल से कहता है कि अब तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने का समय हो चुका है। उस मोंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ही चाओ युआन वहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कुछ डेमोनिक हैंड्स उसे वहाँ पे बाहर निकलने से रोक रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि चाओ युआन खुद को वहाँ पे बहुत ही इजीली उन डेमोनिक हैंड से आजाद करवाते हुए सीधे वहाँ पे बाहर आ जाता है। वो मोंक वहाँ पे चाओ युआन को बताता है कि तुम अभी के अभी गैंगनाम सिटी की तरफ जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात काफी सारे लोगों के साथ होगी जो कि हो सकता है कि तुम्हारी पुरानी फीलिंग्स को भी मिटाने में तुम्हारी मदद करें। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने पास्ट में ही जीना चाहते हो या एक नई लाइफ की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। और हो सकता है कि गैंगनाम सिटी के अंदर तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि तुम्हारे सारे गमों को दूर कर दे, क्योंकि उस लड़के के कदों के ऊपर ही हमारी इस दुनिया की सुरक्षा टिकी हुई है। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ युआन भी वहाँ पे उस पर्सन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो गया था। और मुझे लगता है कि वो मोंक मास्टर यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो लिन क्यू की बात कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि चाओ युआन वहाँ पे अपने मास्टर को अलविदा कहकर सीधा वहाँ पे गैंगनाम सिटी की तरफ ही निकल गया था। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। असल में आज वहाँ पे लिन क्यू को लेकर ही मीटिंग चल रही थी। चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का लीडर वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए एक पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुमने उस लड़के को नाइट ऑफ गार्डियंस के हाथों में कैसे जाने दिया। उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस लीडर को जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो लड़का लिन क्यू बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा और उसके लिए मैं सारी तैयारियां पहले से ही कर चुका हूँ। उसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम लीडर खुद लिन क्यू को छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि लिन क्यू की जान को खतरा है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि होंग जो कि अभी तक अपने ऑफिस में ही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन क्यू को इस तरह के रात के अंधेरे में क्यों ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी वो वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उनके ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिस ब्लास्ट के साथ ही हम देखते हैं कि नाइट ऑफ गार्डियंस का पूरा ऑफिस ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और वहीं नीचे हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के एक पर्सन को भी देखते हैं। असल में इसी ने यहाँ पे नाइट ऑफ गार्डियंस के ऑफिस में बॉम्ब प्लांट किया था लिन क्यू को खत्म करने के लिए। वहीं हमें दोबारा चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के मेंशन का
का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लीडर कह रहा था कि पास्ट में हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो चुकी हैं। अगर हमने पहले ही नाइट ऑफ गार्डियंस को ठिकाने लगा दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ रहा होता। उसके बाद हमें वहाँ पे एक एक करके चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें आई लिन क्यू को पकड़ने के एक खास मिशन दिया गया था, क्योंकि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड चाहता था कि वो लिन क्यू के पावरफुल होने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दे, क्योंकि अगर एक बार लिन क्यू ने अपनी डिवाइन पावर्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो उसके बाद किसी के लिए भी उसका मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग वहाँ पे अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से उसका तनाक बलास्ट से बच चुकी थी और इस बारे में उसने अपनी टीम मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि होंग की नजर वहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड की उसी मेंबर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ही हम देखते हैं कि होंग ने गुस्से से वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही होंग वहाँ पे अपना स्पीयर लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि वो पर्सन समय रहते ही वहाँ पे साइड पे हट गया था और इस तरह होंग और चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड को वो बंदा आमने सामने आ चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लीडर को बता रहा था कि अब हमने ऑफिशियली नाइट ऑफ गार्डियंस के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसपे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड का लीडर उस पर्सन से कहता है क्या सिर्फ उस लड़के को पकड़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना जरूरी था। जिसपे वो पर्सन ताली बजाकर लीडर को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, इससे हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो वो डिवाइन पावर वाला लड़का मारा जाएगा और ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हमें नाइट्स ऑफ गार्डियंस से भी छुटकारा मिल जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू सेफली वहाँ पे कैंगनन सिटी के अंदर पहुंच चुका था और वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं स्ले द गॉड सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर एक बार जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन क्यू के साथ साथ और काफी सारे डिसेबल्स भी कैंगनन सिटी के ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल चुके थे और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैंगनन सिटी के ट्रेनिंग कैंप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे कैंप में हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि उन सभी तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी थी कि आज यहाँ पे एक डिवाइन एजेंट आने वाला है और उस डिवाइन एजेंट को देखने के लिए वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। इवन सिर्फ डिवाइन एजेंट के लिए उन लोगों ने अपने ट्रेनिंग कैंप की सुरक्षा को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जब वो अपने ट्रेनिंग कैंप के बाहर लिन क्यू और उसके मामूली से सामान को देखते हैं तो बेचारे उन सभी की सारी उम्मीदें ही वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला लड़का एक डिवाइन एजेंट कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे सीनियर ऑफिसर युवान वहाँ पे आकर अपने ऑफिसर्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि जल्दी से उसे अंदर लेकर आओ। अपने सीनियर ऑफिसर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से एक ऑफिसर वहाँ पे लिन क्यू को लेने के लिए चला गया था, जबकि बाकी सभी वहाँ पे सीनियर ऑफिसर युवान से सवाल करते हुए पूछने लगे थे क्या यही लड़का वो डिवाइन एजेंट है जिसके लिए यहाँ पे इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। जिस पे सीनियर ऑफिसर युवान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कोल्ड टोन में बताते हैं कि हाँ, यही है वो डिवाइन एजेंट, किंग ऑफ एंजल यानी माइकल का सक्सेसर। लेकिन वो जूनियर ऑफिसर्स लिन क्यू की तरफ देखते हुए कहते हैं लेकिन ये तो कहीं से भी एक डिवाइन एजेंट दिखाई नहीं दे रहा। जिस पे सीनियर ऑफिसर युवान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी के लुक को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस लड़के के बारे में धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर लिन क्यू को अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर ले आते हुए उसे वहाँ पे अपना सारा ट्रेनिंग कैंप दिखा रहा था, क्योंकि अब अगले 1 साल तक यही लिन क्यू का नया कार्य होने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे सारी जगहों को बहुत ही गौर से देख रहा था और उस ऑफिसर से लिन क्यू को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि इस साल ट्रेनिंग कैंप के अंदर ट्रेनिंग के लिए 239 से भी ज्यादा डिसेबल्स आने वाले हैं, जो कि लिन क्यू के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उसे लगता था कि नाइट ऑफ गार्डियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो भर भर के नाइट ऑफ गार्डियंस आने वाले थे। लेकिन वो ऑफिसर लिन क्यू को बताता है कि जरूरी नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए सिर्फ नाइट ऑफ गार्डियंस ही आए, बल्कि आम लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी तरह वो ऑफिसर वहाँ पे एक एक करके लिन क्यू को अपने ट्रेनिंग कैंप की सारी जगहें दिखाने लगा था। लेकिन वो लोग जहाँ से भी गुजर रहे थे सभी लिन क्यू को बहुत ही गौर से देख रहे थे। और जब लिन क्यू इस बारे में उस ऑफिसर से पूछता है तो वो ऑफिसर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है असल में यहाँ पे बहुत ही रियली कोई डिवाइन एजेंट ट्रेनिंग के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग तुम्हें इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हैं। जिस पे लिन क्यू उस ऑफिसर से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है तो क्या मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई डिवाइन एजेंट ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है। जिस पे वो ऑफिसर लिन क्यू को जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, ऑफ कोर्स आ चुका है। इवन एक डिवाइन एजेंट तो यहाँ पे मौजूद भी है, मास्क स्क्वाड का कैप्टन भी एक डिवाइन एजेंट ही था, जो कि अभी भी यहीं पे मौजूद है। उनकी मास्क स्क्वाड बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट है। मास्क स्क्वाड का नाम सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और जब वो उनके बारे में
में और जानने के लिए ऑफिसर से पूछता है तो ऑफिसर ने उसे वहाँ पे ये कहकर टाल दिया था कि तुम अगले 1 साल तक यहीं पे रहने वाले हो, तो तुम्हें धीरे धीरे उन सभी के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और ये कहते कहते ही वो ऑफिसर लिन क्यू को उसकी बेस तक ले आया था जहाँ पे वो अगले 1 साल तक रहने वाला था। खैर जब लिन क्यू उस बेस के अंदर आता है तो वहाँ पे काफी सारे रूम्स बने हुए थे और हर एक रूम से वहाँ पे अलग अलग आवाजें भी आ रही थी। उन आवाजों को सुनते हुए जब लिन क्यू रूम नंबर 105 के पास पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ लोग किसी को बुली कर रहे थे, जो सुनकर लिन क्यू भी उन्हें सबक सिखाने के लिए वहाँ पे तैयार हो गया था। लेकिन लिन क्यू वहाँ पे कुछ कर पाते से पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एजेंट्स ने आकर उस बुली करने वाले लड़के को पकड़ लिया था और उसी के साथ वो उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगे थे। इसलिए लिन क्यू भी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ जाता है और लिन क्यू का रूममेट कोई और नहीं बल्कि बेली डूमिंग ही था, जो कि वहाँ पे अपने साथ काफी सारे गिफ्ट्स भी ले आया था। इवन उसने वहाँ पे अपना पूरा रूम गिफ्ट के साथ भर दिया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने रूममेट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिखाई दे रहा था। इसलिए जब वो लिन क्यू को देखता है तो वो भागकर वहाँ पे लिन क्यू की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे उसका पांव फिसल गया था, जिसके चलते वो वहाँ पे अपने तोहफों पे ही जा गिरा था। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर लिन क्यू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, मेरा नाम है बेली डूमिंग और तुम मुझे प्यार से सिर्फ डूमिंग भी बुला सकते हो या चाहो तो फेटी भी बुला सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। असल में मुझे नए दोस्त बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल तक हम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और ये कहकर उसने लिन क्यू से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन क्यू है और मैं नाइट ऑफ गार्डियंस का एक मेंबर भी हूँ। अब ये सुनकर तो डूमिंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो जल्दी से लिन क्यू को वहाँ पे कुछ गिफ्ट देते हुए कहता है ये गिफ्ट हमारी दोस्ती के नाम, लेकिन वो सारे के सारे गिफ्ट इतने ज्यादा महंगे थे कि लिन क्यू भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि उसे ये गिफ्ट लेना भी चाहिए या नहीं, पता नहीं ऐसे दोस्त हमें क्यों नहीं मिलते। वहीं लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर डूमिंग को लगता है कि शायद उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसलिए उसने लिन क्यू के सामने गिफ्ट का ढेर लगा दिया था। जो देखकर लिन क्यू उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली वॉचेस का बिजनेस करती है, जिसपे डूमिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बस एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसे बस नए दोस्त बनाना पसंद है। पर अभी डूमिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने सीनियर ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है, जो कि आने वाले सभी नई ट्रेनीज को ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कह रहे थे, वो भी विद यूनिफॉर्म। और उनका ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सभी ट्रेनीज वहाँ पे ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो चुके थे, जो देखकर मास्टर युआन गैंग आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी लोग यहाँ पे कौन से बैकग्राउंड से आए हो। जब तुम सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर अपना पहला कदम रखा था, तब से ही तुम सभी लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। तुम सभी लोग अब मेरे नए ट्रेनी हो और मैं जानता हूँ कि बाहर की दुनिया ने तुम सभी को बहुत ज्यादा बेकार दिया होगा, जिसके चलते अब तुम सभी लोग बेलगाम घोड़ों की तरह बन चुके होगे। नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि अभी तुम सभी लोग किसी कचरे से भी ज्यादा बेकार हो, लेकिन तुम लोगों को कचरे से एक महान ऑफिसर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पर इससे आगे मास्टर युआन वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि शन केंगजी वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए मास्टर युआन से कहता है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। शन केंगजी को वहाँ पे इस तरह से अपना हाथ खड़ा करते हुए देखकर, ओ तो तुम एक नाइट गार्डियन हो, नाम क्या है तुम्हारा? जिसपे शन किंगजी भी वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम शन किंगजी है। लेकिन अब शन किंगजी के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अपना हाथ उठाते हुए कहने लगे थे कि हम भी आपकी बात से सहमत नहीं हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से मास्टर युआन के खिलाफ बोलते हुए देखकर डूमिंग वहाँ पे लिन क्यू से कहता है, क्या तुम मास्टर युआन की बात से एग्री करते हो? जिसपे लिन क्यू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता उनका कहना गलत था, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए हमें बाकी बातों के बारे में छोड़कर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए था। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे डूमिंग से भी उसकी राय पूछता है, जो कि वहाँ पे लिन क्यू की यहाँ में हाँ मिला रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी ट्रेनिंग्स की ये बात सुनकर मास्टर युआन वहाँ पे गोल्ड टून में उन सभी से कहते हैं, बहुत अच्छे, मैं तुम सभी से यही उम्मीद करता था। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने वॉकी टॉकी पे किसी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि बाहर आ जाओ। अब मास्टर युआन कैसा कहती हम देखते हैं कि अचानक वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी उन काले बादलों के बीच में से मास्कोट की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही कूल तरीके से हवा से होते हुए नीचे आ रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ पे नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके कैप्टन ने वहाँ पे अपनी स्पेशल पास को भी रिलीज कर दिया था, जिसके अंदर इतना ज्यादा और प्रेशर था कि सभी ट्रेनीज वहाँ पे अपनी अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे हो गए थे। और इसी के साथ मास्कोट वहाँ पे नीचे जमीन पे लैंड होती है। हालांकि उन सभी की एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल थी, लेकिन उनके एक मेंबर अचानक ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था और वो रोते हुए वहाँ पे अपने कैप्टन से कहने लगा था, कैप्टन असल में मुझे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब ये सीन वहाँ पे थोड़ा फनी हो गया था, इसलिए सभी लोग अब वहाँ पे उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से उनका मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे मास्टर युआन की आवाज सुनाई देती है, जो कि सभी नई ट्रेनी से कह रहे थे, ये है हमारी स्पेशल टीम है, जिन्हें तुम मास्कोट के नाम से भी जानते होगे। तुम सभी लोगों को अपनी अपनी एबिलिटीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कमेंट है ना, तो मैं तुम सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम 239 लोगों में से किसी ने भी इनके मास्क कटवा दिए तो तुम लोग ये चैलेंज जीत जाओगे और मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग कचरा नहीं हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से ही करना होगा। मास्टर युआन
की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी ट्रेनी भी वहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि उन सभी लोगों को ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। कहाँ 239 लोग और कहाँ सिर्फ 5 लोगों की टीम है, और यही बात उन सभी ट्रेनिस का हौसला वहाँ पे बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उनमें से एक मास्क मैन ने एक ट्रेनी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे नॉकआउट कर दिया था। और उसके बाद पूरी मास्क गैंग अपनी अपनी फॉरबिडन पावर्स को एक्टिवेट करने लगी थी, जहाँ उनमें से एक के पास तो टेलीपोर्टेशन पावर थी, जिसका इस्तेमाल करके उसने वहाँ पे उन सभी ट्रेनिस के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से बरसात करना शुरू कर दी थी। उनमें से एक लेडी कल्टिवेटर भी थी, जिसने अचानक वहाँ पे अपने जेंट हैमर को बाहर निकालते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे काफी सारे ट्रेनिस को नॉकआउट कर दिया था। जो देखकर तो मास्टर युआन और उनकी टीम को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि मस्को टीम है बहुत ही इजीली इन सभी ट्रेनिस को हरा देगी। लेकिन मास्टर युआन को ऐसा नहीं लग रहा था। उनकी नजरें तो वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि डूमिंग को लेकर वहाँ से भाग निकला था। और उस मास्कोट के कैप्टन की नजरें भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो भी लिन क्यू की पावर्स को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लिन क्यू भी तो उसकी तरह एक डिवाइन एजेंट था। खैर हम देखते हैं कि लिन क्यू डूमिंग को लेकर वेपन्स वाले वेयर हाउस के पास आ चुका था, लेकिन उसका दरवाजा वहाँ पे बंद था। असल में लिन क्यू चाहता था कि अगर उनके हाथ यहाँ पे कुछ वेपन्स लग जाए तो उन्हें भी यहाँ पे स्कोर टीम का मुकाबला करने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन उस वेयर हाउस का दरवाजा तो वहाँ पे खुल ही नहीं रहा था। इसी बीच वहाँ पे एक मूली नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से आते हुए उन दोनों को ही वहाँ पे साइड हटने के लिए कहती है। लेकिन बेचारा डूमिंग तो वहाँ पे मूली की खूबसूरती में ही खो गया था। लेकिन मूली उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे वेयर हाउस के दरवाजे के पास आ जाती है, जहाँ वो उस बड़े से गेट के ऊपर अपने हाथ रखकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सोनिक वेव्स को रिलीज करने लगी थी, जिसके चलते देखते ही देखते मूली ने वहाँ पे सक्सेसफुली उस बड़े से गेट को तोड़ दिया था। जो देखकर तो अब डूमिंग के साथ साथ लिन क्यू भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सभी ट्रेनिज वहाँ पे वेयर हाउस के अंदर आ चुके थे, और सभी लोग वहाँ पे अपने अपने हिसाब से वेपन्स को भी चूज करने लगे थे। जहाँ मूली ने भी अपने लिए एक स्वॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया था, और वो अकेले ही वहाँ पे मास्क गैंग का मुकाबला करने के लिए वहाँ से जाने लगी थी। जो देखकर लिन क्यू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि उन 5 में से 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि हम सभी को अकेले ही हराने का दम रखते हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे आपस में हाथ ना मिलाया तो वो लोग हमें बहुत ही इजीली हरा देंगे। लिन क्यू की ये बात मूली को भी सही लगती है, और वो उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम मूली है और मेरे पास किसी भी चीज को मूव करने की स्पेशल टेक्निक है, और उसी के साथ साथ मैं मूव क्लैन यानी सोर्ड सेट से बिलोंग करती हूँ। जिसपे लिन क्यू भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम लिन क्यू है। लेकिन इससे आगे लिन क्यू उसे वहाँ पे अपने बारे में कुछ बता पाता उससे पहले हम देखते हैं कि डूमिंग वहाँ पे बीच में आ गया था, जो कि वहाँ पे मूली को इम्प्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक लिन क्यू को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और उसने आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऊपर हवा में किसी के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये अटैक लिन क्यू ने वहाँ पे किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उन्हीं मास्क वाली गैंग के एक मेंबर के ऊपर किया था, जो कि इनविजिबल फॉर्म में यहाँ पे आ चुका था। वो लिन क्यू को वहाँ पे अपने अटैक को इस तरह से रोकते हुए देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ओ तो तुम मुझे यहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में भी देख सकते हो, मानना पड़ेगा तुम बाकी सभी से थोड़े अलग हो। लेकिन अभी वो मास्क वाला मेंबर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर मूली ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर इस अटैक का भी कोई असर नहीं होता, और वो वहाँ पे मूली की भी तारीफ करते हुए कहता है, ओ एक और इंटरेस्टिंग मेंबर। जबकि मूली उसे वहाँ पे अपनी जगह पे सही सलामत खड़ा हुआ देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये मेरे अटैक से बच कैसे गया, क्या इसके पास अपनी बॉडी को दोबारा रिजनरेट करने की पावर है। जिसपे लिन क्यू उसे कहते नहीं, ये कभी भी कहीं भी अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता है, और जब तुमने अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसके बाजू के ऊपर अटैक किया था तो उस समय इसने जल्दी से अपनी बॉडी को इनविजिबल बना दिया था, जिसके चलते तुम्हारा अटैक इसकी बॉडी के आर पार चला गया। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी सभी ट्रेनिज ने भी वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन ये सब देखकर भी वो मास्क वाला मेंबर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो तो वहाँ पे ये सब देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जबकि लिन क्यू वहाँ पे सभी को लीड करते हुए कहता है कि इसे हराने का हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, अगर हम इसे यहाँ पे हरा देते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे फैटी की तरफ देखता है, जिसने वहाँ पे कोई भी हथियार सेलेक्ट नहीं किया था। और जब लिन क्यू फैटी से इसके बारे में पूछता है तो वो लिन क्यू को जवाब देते हुए कहता है कि असल में मुझे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है। और ये कहकर फैटी ने वहाँ पे उन सभी को लीड करते हुए उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर अटैक करवा दिया था। लेकिन वो मास्क वाला मेंबर उन सभी के हमलों से बचता हुआ इनविजिबल होकर उनके पीछे आ गया था, पर लिन क्यू तो उसे वहाँ पे साफ साफ देख पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि उसने एक बॉक्स को उठाकर उसकी मदद से वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके बाद लिन क्यू अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए लगातार अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी अटैक वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर को छू भी नहीं पा रहा था, जो देखकर मूली भी वहाँ पे लिन क्यू की मदद करने के लिए आ चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों के हमलों को भी बहुत ही इजीली डॉज करता जा रहा था। और जब वो मास्क वाला मेंबर देखता है कि अब ये सभी लोग धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस वेयर हाउस की पूरी ग्रेविटी को ही चेंज कर दिया था। और उनमें से एक और मास्क वाले मेंबर ने वहाँ पे अपनी खास पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खास स्पेस भी बना दिया था, जहाँ पे सब कुछ उसी के हिसाब से बना हुआ था। और उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने वाले बंदे की मदद से उस लड़की ने वहाँ पे एक साथ काफी सारे बॉक्सेस के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे लिन क्यू और उसके साथ
साथियों की तरफ ही भेज दिया था, जिनसे तो वो किसी तरह से बच गए थे। लेकिन उस ग्रेविटी वाले पर्सन ने वहाँ पे एक बार फिर से ग्रेविटी को चेंज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी लोग उड़ते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे। पर लिन क्यू ने वहाँ पे मूली और डूमिंग का हाथ पकड़ते हुए उन्हें वहाँ पे बचा लिया था। और लिन क्यू वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि अगर हमें इस चैलेंज को जीतना है तो सबसे पहले हमें इस स्पेस से बाहर निकलना होगा। जिस पे डूमिंग उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता ही मत करो, मैं बहुत ही इजीली तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अभी बेचारा डूमिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मास्क वाली लेडी मेंबर ने अपने बड़े से हैमर से डूमिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ वो लिन क्यू और मूली के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और वही ग्रेविटी वाला बंदा वहाँ पे एक बार फिर से लिन क्यू का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ चुका था, जहाँ वो लिन क्यू के साथ फाइट करके उसके साथ साथ भड़काते हुए ये भी कह रहा था, लड़के मैंने सुना है कि तुम एक डिवाइन एजेंट हो, लेकिन क्या डिवाइन एजेंट इतने ज्यादा कमजोर होते हैं? तुम में तो मुझे डिवाइन एजेंट वाली कोई भी खास बात दिखाई नहीं दे रही। और अभी वो दोनों इसी तरह से वहाँ पे आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी ट्रेनिज वहाँ पे रखे हुए बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर छुपने लगे थे। और इसी बीच लिन क्यू ने भी फैटी की मदद से उस ग्रेविटी वाले बंदे का ध्यान भटका कर अचानक ही वहाँ पे अपनी एंजल वाली पावर्स को एक्टिवेट करके उस ग्रेविटी वाले बंदे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे महसूस करके उस ग्रेविटी वाले पर्सन की आवाज वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। और वो जल्दी से अपने कैप्टन को वहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए कहने लगा था, जो सुनकर उसके कैप्टन ने भी वहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस को उठाकर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। पर लिन क्यू ने वहाँ पे उनसे निपटने के लिए पहले से ही सारे प्लान को तैयार कर रखा था, क्योंकि जैसे ही वो बॉक्सेस वहाँ पे लिन क्यू के पास आते हैं तो मूली ने वहाँ पे अपनी फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बॉक्सेस को वहीं पे रोक दिया था। और उसी के साथ साथ मूली ने बिल्कुल एंड समय पे एक बॉक्स के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी करवा दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर फैटी ने भी वहाँ पे काफी सारे बॉम्ब्स को उन्हीं मास्क वाले गैंग की तरफ ही फेंक दिया था। हालांकि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने वाला बंदा उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इसी बीच अब बारी थी लिन क्यू के प्लान के आखिरी स्टेप की, जिसमें उन सभी ट्रेनिज ने भी उन बॉक्सेस से बाहर निकलते हुए मास्क गैंग के ऊपर बॉम्ब्स की बरसात करना शुरू कर दी थी। हालांकि बिल्कुल एंड समय पे वो स्पेस वाला बंदा अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन बॉम्ब्स की वजह से वो पूरा वेयर हाउस ही वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था। और सिर्फ लिन क्यू के प्लान के मुताबिक चलते हुए उन ट्रेनिज ने वहाँ पे मास्क गैंग को वहाँ से भगा दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस इनविजिबल पावर वाले मेंबर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा था, जो देखकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल वाला बंदा उन सभी से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि उन सभी के साथ डिवाइन एजेंट भी मौजूद है, जिसके साथ डील कर पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन उनका कैप्टन वहाँ पे उनसे कहता है कि वो सब छोड़ो और जल्दी से निकलो यहाँ से, और भी काफी सारे सरप्राइजेस हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखकर फैटी ने भी देख लिया था, जिसके बारे में वो लिन क्यू और मूली को भी बता देता है। और मूली वहाँ पे लिन क्यू से सवाल करते हुए पूछती है कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, जिसपे लिन क्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सभी नॉर्मल ट्रेनीज अब तक एलिमिनेट हो चुके होंगे, अब बस हमारी तरह के नाइट ऑफ गार्डियंस ही बचे होंगे। अगर हम उन सभी को भी अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन जाएगा, जिसके बाद इस मास्क गैंग को हराना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो सभी लोग ट्रेनिंग कैंप में कहीं न कहीं छुपे होंगे, और जहाँ जहाँ वो सभी लोग छुप सकते थे लिन क्यू ने वहाँ पे उसके एक मैप बना दिया था। और उस मैप की मदद से वो मूली और फैटी को समझाने लगा था कि कैसे हमें एक एक करके उन सभी को बचाते हुए उन्हें अपने साथ मिलाना होगा। उसके बाद हम चाओ युआन को देखते हैं, जिसने अपनी जीतने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालांकि उसके साथी उसे वहाँ पे बचाना चाहते थे, लेकिन वो तो वहाँ पे अपनी जगह पे हिल भी नहीं रहा था। और इसी बीच मास्क गैंग ने वहाँ पे आते हुए उन सभी का खात्मा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पे शन किंग जी भी मौजूद था, जो कि उस मास्क गैंग को देखकर भी बहुत ही कूल तरीके से अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शन किंग जी ने वहाँ पे एक बबल डोमेन बनाते हुए उसके अंदर अपने कुछ साथियों को ट्रैप कर दिया था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उन सभी की सांस वहाँ पे बंद होने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे शन किंग जी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन शन किंग जी ने उसके अटैक को वहीं पे रोक दिया था। और वो उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे खुद अपने हाथों से अपने मास्क को नहीं उतारा तो ये सभी ट्रेनीज यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठेंगे। यहाँ पे बेचारा वो इनविजिबल पर्सन भी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वो शन किंग जी से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे अपने ही साथियों को क्यों मारने पे तुले हुए हो। जिसपे शन किंग जी उससे कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अब बस इन सभी के पास 5 सेकंड ही बाकी है। अगर 5 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो उसके बाद इन सभी को यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये कहकर शन किंग जी ने वहाँ पे उल्टी गिनती करना भी शुरू कर दी थी, जो देखकर मजबूरन उस इनविजिबल पर्सन को भी वहाँ पे अपना मास्क हटाना पड़ रहा था। लेकिन वो अपना मास्क हटा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे अपना हैमर लेकर शन किंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थी। पर शन किंग जी ने वहाँ पे एक बार फिर से एक बबल बनाकर वहाँ पे उन दोनों ही मास्क वाले मेंबर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा दिया था, और वो खुद वहाँ पे उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर आ गया था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने साथियों से कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से भागो यहाँ से। अपने लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेनिज भी जल्दी से वहाँ पे भागने लगे थे, जो देखकर वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए शन किंग जी से कहता है
तो तुमने मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और ये कहकर उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे शन किंग जी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन शन किंग जी तो वहाँ पे इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी बबल डोमेन को क्रिएट करते हुए उस इनविजिबल मेंबर को वहाँ पे उसके अंदर ही ट्रैप कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम टीम लीडर को देखते हैं जो कि किसी पे फोन पे बात करते हुए उससे पूछ रहे थे कि इस बार चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड क्या प्लान कर रहा है, जिस पे टीम लीडर को वहाँ पे काफी कुछ जानने को मिलता है। और उसी के साथ वो फोन वाला पर्सन है टीम लीडर से सवाल करते हुए पूछता है कि आपने चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के जिस बंदे को पकड़ा था क्या उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, जिस पे टीम लीडर वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जवाब देते हुए बताता है कि नहीं, अभी तक हम उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंग चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए इंटेरोगेट कर रही थी। वो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर पंचेस की बरसात करती जा रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के उस बंदे के मुंह से काफी सारा ब्लड भी निकलने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्क गैंग और सभी ट्रेनीज के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल का कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसमें देखते ही देखते मास्क गैंग ने नॉर्मल ट्रेनीज को तो बहुत ही इजीली इलिमिनेट कर दिया था। अब बस कुछ स्पेशल ट्रेनीज ही बचे थे और सबसे ज्यादा उनकी नाक में दम तो लिन क्यू, मिस मूली, फैटी और शन किंग जी ने किया हुआ था। हालांकि उनमें काओ युआन भी शामिल था, लेकिन अभी तक उसने फाइट स्टार्ट ही नहीं की थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शन किंग जी को देखते हैं जो कि एक मास्क वाले लड़के को बता रहा था कि मेरे ये बबल्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाए गए हैं, पर अगर हम इनके साथ थोड़ी सी फायर को भी ऐड कर देते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी किया जा सकता है। और ये कहते कहते शन किंग जी ने वहाँ पे उस मास्क वाले पर्सन के ऊपर ब्लास्ट कर भी दिया था, जिसके चलते वो वहाँ पे उड़ता हुआ बाहर बैटल ग्राउंड के अंदर जा गिरा था। पर अब शन किंग जी ने तो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर ब्लास्ट करना शुरू कर दिए थे, जिनसे वो मास्क वाला पर्सन बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ किसी तरह से खुद को बचाने लगा था। लेकिन इसी बीच वह हैमर गर्ल अपने उस साथी को बचाने के लिए अपने उस बड़े हैमर की मदद से शन किंग जी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। लेकिन शन किंग जी भी कम ताकतवर नहीं था। उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर किसी तरह से वहाँ पे उस जायंट हैमर को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। लेकिन परेशानी तो शन किंग जी के लिए तब खड़ी हो जाती है जब सभी मास्क गैंग के लीडर वहाँ पे आ चुके थे और शन किंग जी जिसकी वहाँ पे उस जायंट हैमर को रोकने के चक्कर में ही हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो उन सभी लोगों को अपने सामने देखकर भी वहाँ पे नहीं घबरा था। जो देखकर एक मास्क वाला पर्सन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम अभी तक भी यहाँ पे हमारे साथ फाइट करना चाहते हो? जिसपे शन किंग जी उसे वहाँ पे कोई जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे एक चुटकी बजा देता है, जहाँ शन किंग जी की चुटकी बजाते ही उन लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से न्यू ट्रेनीज ने घेरना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी बात को कंबाइन करते हुए उन लोगों के चारों तरफ वहाँ पे बड़ी बड़ी कांटेदार दीवारों को भी खड़ा कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी बचे हुए ट्रेनीज ने उनके ऊपर गन तानते हुए लगातार वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी थी। मानना पड़ेगा ये शन किंग जी वाकई काफी ज्यादा कूल बंदा है। इसके पास हर सिचुएशन से निकलने के लिए कोई न कोई प्लान रेडी होता है। और मेरा तो ये कैरेक्टर धीरे धीरे अब फेवरेट बनता जा रहा है। आप लोगों का इस सीरीज का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्क गैंग वाले एक पर्सन ने वहाँ पे अपने साथ साथ अपने साथियों को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। जो देखकर शन किंग जी वहाँ पे अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जब तक ये सभी लोग अपनी हार नहीं मान लेते इनके ऊपर इसी तरह से फायरिंग करते रहना। वहीं मास्क गैंग के सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि नए आने वाले ट्रेनीज उन्हें इस हद तक टक्कर दे पाएंगे। इसलिए अब वो सभी लोग मिलकर अपने लीडर को एक्शन लेने के लिए बोलने लगे थे, जिसने अभी तक की बैटल के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे अपने लीडर से रिक्वेस्ट कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि शन किंग जी ने वहाँ पे दो रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से उनके प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। इसलिए अचानक ही वो लीडर वहाँ पे अपनी सोर्ड को थोड़ा सा पुश करता है और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डोमेन फील्ड एक्टिवेट होने लगी थी और जो कोई भी उस डोमेन फील्ड के अंदर आता जा रहा था वो वहीं पे फ्रीज हुए जा रहा था। इवन लिन क्यू और उसकी टीम भी वहाँ पे फ्रीज हो चुकी थी। जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब है कि वो डिवाइन एजेंट अब एक्शन में आ चुका है। पर ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उस डिवाइन एजेंट ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी सोर्ड को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया था, जहाँ उसकी सोर्ड की एक स्लैश से ही वहाँ पे हजारों सोर्ड स्लैशेस क्रिएट होने लगे थे। और ये करने के बाद उसने अपनी सोर्ड को भी दोबारा वहाँ पे अपने म्यान के अंदर रख लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी डोमेन फील्ड भी वहाँ पे खत्म हो चुके थे। पर वो सभी सोर्ड स्लैशेस अभी तक भी वहाँ पे मौजूद थे, जो कि वहाँ पे हर एक चीज को काटते जा रहे थे। इवन उनसे छोटी सी छोटी बुलेट भी वहाँ पे नहीं बच पा रही थी। और इसी
के साथ साथ वहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते वो पूरी बिल्डिंग ही वहाँ पे गिरने लगी थी और उसी के साथ साथ बेचारे सभी नॉर्मल ट्रेनिज भी वहाँ पे एलिमिनेट होने लगे थे, जो देखकर लिन क्यू अपने साथियों को जल्दी से वहाँ पे उसी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ हम उस तबाह हो चुकी बिल्डिंग के अंदर काओ युआन को देखते हैं, जिसने वहाँ पे एक मास्क वाले बंदे के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया था, जो देखकर वो मास्क वाला पर्सन भी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ फाइट नहीं करना चाहोगे? लेकिन काओ युआन ने वहाँ पे अपनी सोट को नीचे फेंकते हुए इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था और एक बॉम्ब की तरह वहाँ पे कोई मंत्र पढ़ते हुए खुद को शांत करने लगा था, क्योंकि वो अपने अंदर के डीमन को एक बार फिर से आजाद नहीं करना चाहता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम शन किंग जी को भी देखते हैं, जो कि उस खतरनाक ब्लास्ट के साथ भी अभी तक वहाँ पे बचा हुआ था, लेकिन अब बाकी सभी लोग वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके थे। अब लिन क्यू और बाकी सभी को मिलाकर वहाँ पे बस 5 लोग ही बचे थे और अब वहाँ पे 5 वर्सेस 5 होने वाला था। और इसी बीच वहाँ पे एक स्पिरिट बर्ड उड़ते हुए आती है, जिसके अंदर अचानक ही वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया था और उस ब्लास्ट के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फायरवर्क भी होने लगी थी। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है सबसे पहले मिस मूली की, जिसने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसी मास्क वाले बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि वहाँ पे काओ युआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एलिमिनेट करने वाला था। और इसी बीच पीछे से लिन क्यू ने आगे बढ़ते हुए आकर काओ युआन के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया था और जैसे ही लिन क्यू का हाथ वहाँ पे काओ युआन के कंधे के ऊपर पड़ता है तो अचानक ही काओ युआन के दिल के अंदर सब कुछ शांत होने लगा था। ऐसी शांति उसे आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली थी, लेकिन अभी बेचारा काओ युआन वहाँ पे इस सब को फील कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फैटी ने उसे वहाँ पे अपनी रोब के अंदर जगह लिया था और लिन क्यू ने यहाँ पे फैटी को सिर्फ एक ही मिशन दिया था, अपने साथ साथ काओ युआन को एलिमिनेट होने से बचाना। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मास्क वाला बंदा वहाँ पे लिन क्यू और उनके पास आने लगा था, जिसे देखकर लिन क्यू ने फैटी को जल्दी से वहाँ पे निकलने के लिए बोल दिया था। लिन क्यू के ऑर्डर को मानते हुए फैटी भी बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगा था। हालांकि काओ युआन वहाँ पे लिन क्यू से काफी सारी बातें करना चाहता था, पर तब तक फैटी उसे लेकर वहाँ से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूली अभी तक भी वहाँ पे उस मास्क वाले बंदे के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे हैमर गर्ल की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपने साथी के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया था, क्योंकि वो खुद यहाँ पे मिस मूली के साथ फाइट करना चाहती थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काओ युआन अभी तक भी वहाँ पे फैटी से लिन क्यू के बारे में ही पूछते जा रहा था, क्योंकि काओ युआन को वहाँ पे लग रहा था कि लिन क्यू वही पर्सन है जिसके बारे में काओ युआन के मास्टर ने उसे बताया था। लेकिन फैटी तो वहाँ पे भागने में इतना ज्यादा बिजी हो चुका था कि वो काओ युआन की बातों को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जो देखकर काओ युआन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे आखिर उसका नाम क्या था? जिसपे फैटी भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें उसका नाम जानना है या अपनी जान को बचाना है। और इसी बीच एक मास्क वाले बंदे ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड की मदद से फैटी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। ये तो अच्छा था कि फैटी ने वहाँ पे अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर लगा रखा था, वरना अब तक बेचारा वो वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका होता। और ऊपर से उसका ये प्रोटेक्टिव बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके साथ टकराते ही उस मास्क वाले बंदे की सोर्ड ही वहाँ पे टूट गई थी, जो देखकर फैटी वहाँ पे उस मास्क वाले बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने इस प्रोटेक्टिव बैरियर के बारे में बताना ही भूल गया था। और ये कहकर फैटी उसे वहाँ पे अपने एक जेड लॉकेट दिखाता है। यही जेड लॉकेट ही उसकी वहाँ पे रक्षा कर रहा था, लेकिन इस जेड लॉकेट की प्राइस 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, इसलिए कोई आम बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और ये कहते कहते फैटी ने वहाँ पे 2 डिस्क व्हील्स को भी समन कर लिया था और बेचारा वो मास्क वाला बंदा वहाँ पे कुछ समय पाता, उससे पहले ही फैटी ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जो देखकर फैटी वहाँ पे काओ युआन को छोड़ते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा कहीं एलिमिनेट मत हो जाना। और ये कहते हुए फैटी ने वहाँ पे अपने पास एक ग्लासेस को भी बाहर निकाल लिया था, जिनकी कीमत पूरे 10 करोड़ थी। और इन ग्लासेस की मदद से फैटी वहाँ पे इनविजिबल लोगों को भी देख सकता था। और अपने इन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए फैटी वहाँ पे उस मास्क वाले बंदे को बहुत ही इजीली ढूंढ लेता है और दोबारा उसके ऊपर अपनी डिस्क व्हील्स की मदद से अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब तो बेचारा वो मास्क वाला बंदा वहाँ पे खुद को बचा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अब फैटी उसे वहाँ पे इनविजिबल हो जाने के बावजूद भी देख पा रहा था, जो देखकर तो अब बेचारा वो मास्क वाला बंदा भी वहाँ पे फैटी से तंग आ चुका था। और वो गुस्सा करते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर इस मोटे से लड़के के पास इतने सारे फॉरबिडन वेपन्स आ कहां से रहे हैं। पर अभी बेचारा वो वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी फैटी ने अपने पास एक सोर्ड को बाहर निकालते हुए दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम काओ युआन को देखते हैं, जो कि लिन क्यू के बारे में ही याद करते हुए कह रहा था, पिछले 10 सालों में पहली बार मुझे कुछ अच्छा फील हुआ था, जिसका मतलब है कि वो लड़का मुझे बचा सकता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ पे उसका साथ देना चाहिए। और ये कहकर काओ युआन वहाँ पे अपनी सोर्ड को उठाते हुए लिन क्यू की तरफ ही बढ़ने लगा था। हालांकि फैटी वहाँ पे अपने एक बर्ड वेपन की मदद से काओ युआन के ऊपर नजर रखे हुए था। और जब वो काओ युआन को वहाँ से जाते हुए देखता है तो वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे काओ युआन उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताता है कि सबको खत्म करने के लिए। इसी बीच वो मास्क वाला बंदा जो कि वहाँ पे मिस मूली के साथ फाइट कर रहा था, वो वहाँ पे उड़ते हुए काओ युआन के सामने आके कहता है, जिसे देखकर काओ युआन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि मुझे अपने टीम लीडर के पास लेके चलो। जिसपे वो मास्क वाला बंदा उससे कहता है कि पहले तुम मुझे तो यहाँ पे हरा लो, हमारे टीम लीडर के पास बाद में जाना। अब उस मास्क वाले बंदे की ये बात सुनकर काओ युआन ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड को ऊपर उठाते हुए वहाँ पे एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शन किंग जी तो अभी तक भी वहाँ पे उस पोर्टल वाले बंदे की
पीछे पड़ा हुआ था। शन किंग जी ने ठान ली थी कि वो कम से कम इसे तो एलिमिनेट करके ही रहेगा। और इसी तरह देखते ही देखते उन लोगों को वहाँ पे आपस में फाइट करते हुए शाम हो चुकी थी। और अब लिन क्यू भी वहाँ पे उस डिवाइन एजेंट जो कि टीम लीडर भी था उसका मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ चुका था। जहाँ वो डिवाइन एजेंट कोल्ड टोन में लिन क्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जब हम दोनों आमने सामने होंगे। जिस पे लिन क्यू उससे कहता है कि मैं अभी तक यहाँ पे नहीं हूँ, तो क्या तुम फिर भी यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने के लिए अपनी इस डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करने वाले हो। जिस पे वो डिवाइन एजेंट कहता है कि ये मेरा ही एक हिस्सा है, इसलिए इसके बगैर मैं फाइट नहीं कर सकता। जिस पे लिन क्यू कहता है फिर तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और ये कहकर लिन क्यू अचानक अपनी सोर्ड को बाहर निकाल कर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहाँ लिन क्यू पहले से उसकी सोर्ड एबिलिटीज को देख चुका था, इसलिए वो भी काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। जबकि लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उस डिवाइन एजेंट ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए मल्टीपल सोर्ड स्लैशेस की मदद से वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ लिन क्यू को अपनी टीम से पहले उसकी सोर्ड के बारे में पता चल चुका था कि उसकी सोर्ड के अंदर टाइम कंट्रोलिंग की पावर्स है और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपने दुश्मनों को कुछ समझने से पहले उन्हें वहाँ पे हरा देता है। और अपनी इन्हीं टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे लिन क्यू को भी हराना चाहता था। पर लिन क्यू क्योंकि पहले से उसके पास के बारे में जान चुका था, इसलिए डिवाइन एजेंट के अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसने भी अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज वाली पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके चलते लिन क्यू के लिए भी आसपास का टाइम वहाँ पे स्लो हो चुका था। वो वहाँ पे हर एक चीज को बहुत ही इजीली देख पा रहा था और अपनी इन स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए लिन क्यू ने देखते ही देखते वहाँ पे डिवाइन एजेंट के उस खतरनाक अटैक को भी वहाँ पे डॉज कर दिया था। और उसी के साथ साथ बहुत ही कूल तरीके से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। जो देखकर डिवाइन एजेंट वहाँ पे लिन क्यू की तारीफ करते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक मोटल के पास भी मेरे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को डॉज करने की एबिलिटी है। आखिर तुमने ये सब किया कैसे और अचानक से तुम्हारी स्पीड यहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो गई थी। जिस पे लिन क्यू एक बार फिर से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हुए उसके कान में कहता है कि शायद तुम मेरे बारे में भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डिवाइन एजेंट हूँ। जिस पे वो डिवाइन एजेंट लिन क्यू से कहता है कि हाँ, मैं ही बेवकूफ था जिसने तुम्हें यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन अब मेरे अगले अटैक में तुम नहीं बचने वाले। और ये कहकर उसने अपनी सोर्ड की मदद से डायरेक्टली वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन लिन क्यू भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी था, इसलिए उसने भी अपनी सोर्ड को आगे करते हुए बहुत ही इजीली वहाँ पे उस डिवाइन एजेंट के अटैक को रोक लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की सोर्ड फाइट छिड़ चुकी थी। और इसी बीच लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से फैटी कर दिया वो एक फॉरबिडन स्क्रॉल भी वहाँ पे उस डिवाइन एजेंट की सोर्ड पे चिपका दिया था। जिसके चलते अब वो डिवाइन एजेंट वहाँ पे अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसके हाथ में पकड़ी हुई सोर्ड अब एक नॉर्मल सोर्ड बन चुकी थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिन क्यू वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर लिन क्यू के फेस पे वहाँ पे स्माइल आ चुके थी और वो अपने मन ही मन में वहाँ पे फैटी की तारीफ करने लगा था। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले कई सीन दिखाया जाता है जहाँ फैटी के पास उस फॉरबिडन स्क्रॉल को देखकर मिस मोली वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है, तुमने अपना नाम क्या बताया था। जिस पे अब की बार फैटी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से एक यंग मास्टर की तरह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताता है कि मैं बेली डूमिंग हूँ। जिसपे मिस मोली जल्दी से आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, क्या तुम उसी अमीर फैमिली के यंग मास्टर बेली डूमिंग हो। जिसपे बेली डूमिंग वहाँ पे शर्माते हुए कहने लगा था कि मैं इतना ज्यादा अमीर भी नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। ये तो फैटी का डायलॉग था जो कि वो हर किसी को चिपकाता था। हालांकि बेली फैमिली के बारे में पूरा शहर जानता था। वहीं फैटी के बारे में जानकर मिस मोली वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है कि ये अमीर लोग जितने ज्यादा अमीर होते हैं असल में ये लोग उतने ही ज्यादा अनोइंग होते हैं। खैर उसके बाद हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैटी ने अपने बर्ड वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो बना लिया था। जिसके चलते अब फैटी वहाँ पे उस मास्क वाले बंदे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और बेचारे उस मास्क वाले बंदे को तो वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि फैटी के पास इतने सारे फॉरबिडन वेपन्स मौजूद है। और इसी से उस मास्क वाले बंदे ने वहाँ पे अंदाजा लगा लिया था कि ये फैटी जरूर बेली फैमिली का यंग मास्टर होगा। लेकिन फैटी वहाँ पे उसकी बात को मना करते हुए कहता है कि मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अभी फैटी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर वो मास्क वाला बंदा वहाँ पे बहुत ही चालाकी से फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फैटी वहाँ पे अपने फॉरबिडन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में उठ गया था और दोबारा वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप लेते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे लिन क्यू के प्लान के मुताबिक अपनी टीम की तरफ बढ़ने लगा था। और उस टोर्नेडो को वहाँ पे इस तरह से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर बेचारा वो मास्क वाला बंदा भी अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगा था। और इसी तरह फैटी उसे लेकर वहाँ पे मिस मोली और उस हैमर गर्ल वाली लड़की के पास आ गया था, जहाँ वो दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए फैटी और उस मास्क वाले बंदे से कहती है, क्या तुम लोग हमें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते। असल में दोनों ही लड़कियों को वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हैमर गर्ल ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मिस मोली के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसके फेस के ऊपर एक कट दे दिया था। जो देखकर तो मिस मोली भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और उसने भी अचानक ही वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से वहाँ पे उस हैमर गर्ल के ऊपर अटैक भी कर दिया था। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। लेकिन अभी तक भी उन दोनों
दोनों लड़कियों में से वहाँ पे किसी ने भी अपनी हार नहीं मानी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो पोर्टल वाला बंदा वहाँ पे लगातार शेन किंगजी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते जा रहा था, लेकिन शेन किंगजी भी वहाँ पे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार वहाँ पे ब्लास्ट करते हुए पीछे से ही उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था और एक जगह पे आकर शेन किंगजी ने उसे वहाँ पे पूरी तरह से फंसा लिया था। लेकिन वो पोर्टल वाला बंदा भी काफी ज्यादा चालाक था। जब उसे लगता है कि अब वो वहाँ पे पूरी तरह से हार चुका है तो उसने वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स को क्रिएट कर लिया था और उसी के साथ साथ मल्टीपल सोर्ड्स की मदद से उसने वहाँ पे पीछे से शेन किंगजी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन शेन किंगजी ने भी वहाँ पे अपनी बबल का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए खुद को बहुत ही इजीली वहाँ पे बचा लिया था। जो देखकर शेन किंगजी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अब मेरी बारी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम काओ युआन को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपना मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने खड़ा हुआ मास्क वाला बंदा वहाँ पे उससे कहता है कि अब बस भी कर दो, तुम यहाँ पे और कितनी ज्यादा देर लगाने वाले हो। उस मास्क वाले बंदे की ये बात सुनकर काओ युआन भी अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड के ऊपर हाथ रखते हुए उसे वहाँ पे बाहर निकाल लेता है और जैसे ही काओ युआन वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है तो उसके अंदर का डीमन भी वहाँ पे एक बार फिर से जाग चुका था। ये एक तरह की काओ युआन की स्पेशल एबिलिटी भी थी जिसके चलते काओ युआन चारों तरफ तबाही मचा दिया करता था और इसी तबाही से लोगों को बचाने के लिए तो वो एक मॉक बना था। पर आज लिन क्यू से मिलकर उसे एक बार फिर से अपनी पास को इस्तेमाल करने का हौसला मिला था और देखते ही देखते अपनी सोर्ड के साथ वो वहाँ पे एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था जो कि दिखने से ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। और अपने सामने एक डीमन को देखकर बेचारे उस मास्क वाले बंदे की तो हवा ही वहाँ पे टाइट हो चुकी थी और वो वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही काओ युआन ने अचानक आगे बढ़कर बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था और काओ युआन के इस एक अटैक में ही उस मास्क वाले बंदे की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था कि अब आखिर ये क्या भला है। वहीं काओ युआन के इस रूप को देखकर वो डिवाइन एजेंट देखते ही समझ गया था ये तो एक गॉड किलिंग फॉरबिडन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए गॉड्स तक को भी मारा जा सकता है। वहीं फैटी भी काओ युआन को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे मिस मूली के साथ साथ शेन किंगजी का भी था क्योंकि काओ युआन के इस रूप के साथ अब उनकी टीम काफी हद तक मास्क गैंग के ऊपर भारी पड़ने वाली थी और अब सीनियर ऑफिसर्स को भी वहाँ पे यही लगने लगा था कि ये न्यू ट्रेनिंग्स आई यहाँ पे जीतने वाले हैं। इवन सीनियर युआन की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे ये भी ठान लिया था कि वो बहुत ही जल्द इन सभी को ट्रेन करते हुए एक नई टीम बनाएगा जिसकी मदद से वो फौरन गॉड्स के साथ बैटल भी शुरू कर देगा जो कि उनकी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। लिन क्यू और बाकी सभी के रूप में सीनियर ऑफिसर युआन को वहाँ पे एक नई उम्मीद मिल चुकी थी जबकि काओ युआन को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर उन सभी के अंदर भी एक नया हौसला आ चुका था और अब वो सभी लोग वहाँ पे उस मास्क गैंग के ऊपर भारी पड़ने लगे थे और शेन किंगजी ने तो वहाँ पे उस पोर्टल वाले बंदे को पूरी तरह से फंसा लिया था लेकिन वो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए उस पोर्टल वाले बंदे ने वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स को क्रिएट करते हुए खुद उन पोर्टल्स की मदद से वहाँ पे भागना शुरू कर दिया था। लेकिन शेन किंगजी भी काफी ज्यादा स्मार्ट था, उसने भी वहाँ पे उसके पोर्टल के पीछे पीछे अपने फायर बबल्स को भी डालना शुरू कर दिया था और इस तरह देखते ही देखते शेन किंगजी के साथ साथ फैटी और काओ युआन ने भी मिलकर वहाँ पे तीन मास्क वाले बंदों को ठिकाने लगा दिया था और अब उन तीनों की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उन तीनों के अंदर लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। पर काओ युआन तो अभी भी उन्हें वहाँ पे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक सोर्ड स्लैश की मदद से उनके ऊपर अटैक कर दिया था जिससे बचने के लिए एक मास्क वाला बंदा वहाँ पे अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे स्पेस को पलटने की कोशिश करता है। लेकिन काओ युआन के ऊपर उसकी इन एबिलिटीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो वहाँ पे उसके स्पेस के अंदर ही जाकर उन दोनों मास्क वाले बंदों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। जो देखकर फैटी वहाँ पे काओ युआन की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर काओ युआन आप तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन फैटी की ये बात सुनकर काओ युआन वहाँ पे बेचारे फैटी के पीछे ही पड़ गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मास्क गैंग की पूरी उम्मीदें वहाँ पे अपने टीम लीडर के ऊपर ही टिकी हुई थी और अब तो उस फॉरबिडन स्क्रॉल की भी टाइम लिमिट वहाँ पे पूरी हो चुकी थी जिसका मतलब था कि डिवाइन एजेंट की सोर्ड पावर्स भी वापस आ चुकी थी। जिसके बाद उसने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए एक बार फिर से हजारों मल्टीपल सोर्ड स्लैशेस की मदद से दोबारा लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। पर अब लिन क्यू ने भी वहाँ पे उसका सामना करने की ठान ली थी, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल आइज के साथ साथ अपनी स्पीड को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसके बाद लिन क्यू वहाँ पे उसके हर एक सोर्ड स्लैश को डोज करता हुआ बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था और उसके पास आते आते ही उस डिवाइन एजेंट की पास भी वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी जिसका मतलब था कि अब वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर अपनी डोमेन फील्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए वो डिवाइन एजेंट भी वहाँ पे लिन क्यू को हेड टू हेड टक्कर देने का डिसाइड करता है और अब वो दोनों ही अपनी सोर्ड्स लेकर सामने से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था और उसी के साथ साथ उनकी एंजल फॉर्म्स भी आमने सामने आ चुकी थी। जो देखकर अब उन दोनों ने भी वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने की ठान ली थी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैटी और बाकी सभी ने मिलकर वहाँ पे मास्क गैंग वाले लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था और मास्क गैंग अब बहुत ही मुश्किल से खुद को वहाँ पे बचा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू और उस डिवाइन एजेंट की एंजल फॉर्म वहाँ पे आमने सामने आ चुकी थी, लेकिन लिन क्यू की किंग एंजल वाली फॉर्म उस डिवाइन एजेंट की
एंजल फार्म से बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी और देखते ही देखते लिन क्यू की किंग एंजल फार्म ने वहाँ पे उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था और सेम नीचे लिन क्यू भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेकर उस डिवाइन एजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। हालांकि वो डिवाइन एजेंट वहाँ पे लिन क्यू के इस अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन लिन क्यू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अपने इस अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिन क्यू ने सक्सेसफुली वहाँ पे उस डिवाइन एजेंट के फेस मास्क को वहाँ पे कट कर दिया था, जिसका मतलब था कि लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी टीम को जितवा दिया था। जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस डिवाइन एजेंट से कहता है, तो तुम मेरी पास को देखना चाहते थे ना, मुझे उम्मीद है अब तुमने मेरी ट्रू पास को देख ही लिया होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।